अगर आप बैंक एम्प्लॉयज की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करने वाले हैं। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो हमारी इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलना। एंड अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली नई वीडियोस के बारे में आपको पता लग जाए। उसके साथ साथ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो ये बैंक कंप्लायंस का कोर्स है इसके अंदर आपको कंसेप्चुअल वीडियोस प्रोवाइड करवाई जाएंगी। वीडियोस के साथ साथ आपको मॉक टेस्ट, मेगा मॉक टेस्ट और ये पीडीएफ नोट भी प्रोवाइड करवाए जाएंगे। तो जल्दी से आप इस कोर्स में एनरोल कर लीजिए, क्योंकि ये कोर्स आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। अगर आपको फ्री पीडीएफ नोट चाहिए तो आपको व्हाट्सएप के ऊपर टेक्स्ट करना है बैंक कंप्लायंस फ्री पीडीएफ और उसको भेज देना है 9646900030 के ऊपर, और आपको सारी फ्री पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेस सेशन। हम कर रहे थे कंप्लायंस इन बैंक का मॉड्यूल, दैट इज रिगार्डिंग टू द फॉरेन करेंसी ऑपरेशंस अंडर फैमा एंड अदर रेगुलेशंस। उसके अभी तक हमने 4 यूनिट्स खत्म करे हैं। आज हम अपना 5th यूनिट शुरू कर रहे हैं, दैट इज अबाउट द इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इंपोर्ट ऑफ गुड्स सर्विसेज वाला यूनिट पढ़ने से पहले आपको क्या करना है, अपना यूनिट नंबर 2 दैट वाज रिगार्डिंग द एक्सपोर्ट एंड यूनिट नंबर 3 दैट इज रिगार्डिंग टू द ईसीबीज, वो आपको पहले रिवाइज करके रखना। रीजन मीन काफी सारी टर्म्स और पेमेंट कंडीशंस हम ऑलरेडी चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3 में डिस्कस कर चुके हैं, जो कि यूनिट नंबर 5 के अंदर काफी ज्यादा सिमिलर होने वाली है। इसमें भी हम वो चीजें डिस्कस करेंगे, बट अगर आपने उसको पहले रिवाइज करा हो तो आपके लिए अंडरस्टैंडिंग क्या हो जाएगी, बहुत ईजी हो जाने वाली। ठीक है, तो चलो चैप्टर शुरू करते हैं। सबसे पहले इस चैप्टर को हमने क्या करा है, अपने 2 पार्ट्स के अंदर उसको डिवाइड करा है। ठीक है, 2 पार्ट्स में सबसे पहले जो हमारे पास पार्ट आता है दैट इज विद रिगार्डिंग द जनरल गाइडलाइंस। जनरल गाइडलाइंस में हम कुछ जनरल गाइडलाइंस देखेंगे, इशू करी गई है या नहीं करी गई। उसके बाद सेटलमेंट ऑफ इंपोर्ट पेमेंट्स के लिए हमारे पास टाइम लिमिट्स क्या आते हैं। उसके बाद फॉरेन करेंसी या फॉरेन एक्सचेंज या इंडियन रुपीज को किस तरीके से इंडिया के अंदर इंपोर्ट करा जा सकता है, उसके रिगार्डिंग जो गाइडलाइंस है हम उनको देखने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद इन केस इंपोर्ट ट्रांजेक्शन है उसमें हम जो पेमेंट है वो डायरेक्ट किसी पर्सन को ना करके या डायरेक्ट पार्टी को ना करके किसी थर्ड पार्टी को कर रहे हैं, तो उसके रिगार्डिंग हमारे पास क्या गाइडलाइंस है हम उनको देखने वाले हैं। उसके बाद जो हमारा ऑथराइज डीलर है वो किस तरीके से क्या कर सकता है, गारंटीज को इशू कर सकता है, हम उस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हम अपना फर्स्ट पार्ट डिस्कस करेंगे, दैट इज विद रिगार्डिंग द जनरल गाइडलाइंस। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पार्ट शुरू होता है दैट इज विद रिगार्डिंग द ऑपरेशनल गाइडलाइंस। ऑपरेशनल गाइडलाइंस में बेसिकली जो भी हमारा ऑथराइज डीलर है उसको अगर अपने ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे हैं तो किन गाइडलाइंस के अंदर रहते करने। ठीक है, उसका जो आज फर्स्ट पार्ट है दैट इज विद रिगार्डिंग टू द एडवांस रेमिटेंसेस, की जो एडवांस रेमिटेंसेस हम यहाँ पढ़ेंगे। ऊपर थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे कि इंपोर्ट के केस में किस तरीके से एडवांस रेमिटेंस दी जाती है, उसके रिगार्डिंग जो क्या गाइडलाइंस उनको हम डिटेल में देखने वाले हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो विद रिगार्डिंग टू द इंपोर्ट्स हम बात करते हैं। ठीक है, जैसे हमने एक्सपोर्ट देखा था कि क्या क्या बेनिफिट होते हैं, सिमिलरली इंपोर्ट्स के भी काफी ज्यादा हमारे पास बेनिफिट्स उठ के रहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो क्या है, पब्लिक का जो परसेप्शन है ना टुवर्ड्स इंपोर्ट, वो क्या है, थोड़ा आप ये कह सकते हो कि थोड़ा बुरा है। रीजन मीन जो लोग है ना वो इंपोर्ट को इस तरीके से देखते हैं कि इंपोर्ट के आने से क्या होता है, जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है ना वो सफर करती है। वो सफर कैसे करती है, एक तो उसके रेवेन्यू का लॉस होता है। ठीक है, उसके बाद अगर रेवेन्यू का लॉस है तो वेजेस कम मिलेंगी, वेजेस कम मिलेंगी तो लोग अपनी जॉब्स खोते हैं। तो इसलिए जो पब्लिक का परसेप्शन है वो इंपोर्ट्स की तरफ बहुत क्या है, डाउनवर्ड है, कि इंपोर्ट बेसिकली नहीं होने चाहिए। ऐसा होता क्यों है कि रेवेन्यू का लॉस किस लिए हो रहा है, इंपोर्ट बेसिकली क्या है कि आप कुछ गुड्स क्या कर रहे हो, इंडिया में डोमेस्टिकली प्रोड्यूस करने की जगह किसी और कंट्री से इंपोर्ट करके ला रहे हो। ठीक है, अगर आप वो क्या कर रहे हो, किसी और कंट्री से ला रहे हो, तो जो इंडियन फैक्ट्रीज हैं आप ऑब्वियसली उनको पैसा नहीं दे रहे, पैसा वो किसको दे रहे हो, बाहर वाली फैक्ट्रीज को दे रहे हो। तो उस केस में क्या हुआ, जो इंडिया की डोमेस्टिक फैक्ट्रीज हैं वो क्या कर रही है, उनकी रेवेन्यू का लॉस हो रहा है। एट द एंड क्या हो रहा है, उसके बाद रेवेन्यू लॉस हो रहा है, वेजेस लॉस हो रहा है, जॉब्स लॉस हो रही है। ठीक है, बट जो डोमेस्टिक फर्म्स है उनको इंपोर्ट के होने से काफी ज्यादा बेनिफिट्स भी मिलते हैं। बेनिफिट्स बेसिकली क्या क्या हो सकते हैं, लाइक असेस टू चीपर, सोफिस्टिकेटेड एंड न्यू टाइप्स ऑफ इंटरमीडिएट इनपुट्स फ्रॉम अब्रॉड। बेसिकली अगर आप सपोज एक प्रोडक्ट बनाना चाहते हो ए, ठीक है, उसके लिए आपके पास 2 ऑप्शन हैं। एक ऑप्शन आप बी प्रोडक्ट ले लो, रॉ मटेरियल, ठीक है, एक आप सी रॉ मटेरियल ले लो। ठीक है, अब द थिंग इज जो ये बी वाला रॉ मटेरियल है ये आपको इंडिया से ही मिल जाने वाला है, बट ये आपको कॉस्टली पड़ेगा क्योंकि डोमेस्टिकली प्रोड्यूस हो रहा है और ये क्या है, लेस एफिशिएंट है। ठीक है, बट जो ये सी वाला मटेरियल है ये आप अब्रॉड से मंगा रहे हो, ये आपको चाहे कॉस्टली भी पड़ रहा हो बट ये मोर इफेक्टिव है। कॉस्ट अगर हम ये ले लें, कॉस्ट सेम है, स्टिल ये क्या है, मोर इफेक्टिव है। तो बेसिकली क्या है, कुछ ना कुछ हमें बेनिफिट्स एक्सपोर्ट से मिल ही रहा है, चाहे वो कॉस्ट के टर्म में मिल रहा हो चाहे इफेक्टिवनेस के टर्म के अंदर मिल रहा हो। तो जो इंपोर्ट है वो क्या कर सकता है, डोमेस्टिक इंडस्ट्री को बेनिफिट भी पहुंचाते हैं। ठीक है, बिफोर द 1991 एरा
इंडिया में क्या चलता था, इंडिया में एक फेमस था लाइसेंस राज। लाइसेंस राज बेसिकली क्या होता था, इन केस आपको किसी भी तरीके की प्रोडक्शन करनी है तो आपको गवर्नमेंट से उसके लिए क्या लेना पड़ेगा, परमिशन लेनी पड़ेगी। उसको कहा जाता था लाइसेंस राज, कि आपको हर एक चीज के लिए लाइसेंस ऑब्टेन करना पड़ेगा। यहां तक कि अगर आपने सपोज एक फैक्ट्री डाल ली है, वो आपने सबसे पहले जब उसको रनिंग के अंदर लेके आना तो भी आपने क्या किया, लाइसेंस लिया। उसके बाद अगर आप उसको एक्सपैंड भी करना चाहते हो तो उसके लिए भी आपको गवर्नमेंट से पहले लाइसेंस लेना पड़ता था। तो इस सबको कहा जाता था लाइसेंस राज। कि इंडिया के अंदर क्या चलता है, लाइसेंस राज। कोई भी कंपनी, कोई भी एमएनसी अगर इंडिया के अंदर प्रोडक्शन करना चाहती है विदाउट द अप्रूवल ऑफ द गवर्नमेंट, वो नहीं कर सकती। और आपको पता है गवर्नमेंट का काम थोड़ा स्लो होता है। तो एट द एंड क्या था, डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज इंडिया की बहुत ज्यादा सफर कर रही थी। उसके लिए 1991 के अंदर एक पॉलिसी इंट्रोड्यूस करी गई। पॉलिसी का नाम रखा गया एलपीक्यू। एलपीक्यू की फुल फॉर्म थी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। इसमें बेसिकली क्या करा गया, इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स की जो प्रोविजंस उसको लिबरलाइज करा गया। काफी ज्यादा सेक्टर्स जो गवर्नमेंट ने अपने अंदर रखे हुए थे, प्रोडक्शन गवर्नमेंट कर रही थी, उस चीज को प्राइवेटाइज करा गया। एंड इंडियन इकोनॉमी को फॉरेन इकोनॉमी की तरफ खोला गया, जिसको हमने कहा गया कि ग्लोबलाइजेशन करेगी। इन सब चीजों से बेसिकली क्या होगा, इंडिया के अंदर नई टेक्नोलॉजीज, नए प्रोडक्ट्स इंपोर्ट हुए। इंपोर्ट होने की वजह से क्या हुआ, इंपोर्ट की वॉल्यूम बहुत ज्यादा बढ़ी एंड न्यू प्रोडक्ट्स इंडिया को मिले। लाइक ऐसे कुछ प्रोडक्ट्स थे जो पहले इंडिया के अंदर आते नहीं थे। फॉर एग्जांपल, जो बेसिक एग्जांपल सबसे आती है दैट इज कोका कोला। ठीक है, कोका कोला आज के नाम पे एक बहुत बड़ा लीडिंग ब्रांड है इन द इंडियन मार्केट फॉर द सॉफ्ट ड्रिंक्स। बट प्री 1991 एरा एक ऐसा टाइम था, कोका कोला इंडियन मार्केट क्विट कर गया था। रीजन बीइंग लाइसेंस राज। कि कोका कोला, जैसे कोका कोला इज अ वेरी बिग कंपनी, वो अगर किसी भी कंट्री के अंदर वर्क करना चाहती है तो उनको एक काफी बड़े ऑपरेशनल लेवल पे जाने की जरूरत है। उसके बिना वो प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते। बट इंडिया के अंदर उनको उस चीज के लिए लाइसेंस ही नहीं मिल रहे थे, उस चीज में उनको दिक्कत ही बड़ी आ रही थी। तो इंडिया के अंदर कोका कोला पहले इंट्रोड्यूस हुई, बट ड्यू टू द लाइसेंस राज वो एक टाइम पे क्या कर गए, इंडिया क्विट कर गए। ठीक है, उस टाइम क्या हुआ, इंडिया के अंदर डोमेस्टिक कुछ ब्रांड्स आए लाइक पार्ले या एटसेट्रा, जिन्होंने अपने प्रोडक्ट्स लॉन्च करे। लाइक कैंपा कोला उस टाइम कोका कोला के रिप्लेसमेंट के अंदर आया था। ठीक है, बट जब 1991 के अंदर एलपीक्यू पॉलिसी लेके आए हम, जिसमें इंपोर्ट्स एंड चीजों को लिबरलाइज करा गया, प्राइवेटाइज करा गया एंड इकोनॉमी को ग्लोबलाइज करा गया। ठीक है, सॉरी, एलपीजी पॉलिसी लेके आए, तो उसके अंदर कोका कोला दोबारा एंटर हुई। तो इंडिया को वापस से कोका कोला का लाइक टेस्ट पता लगा। तो बेसिकली क्या हुआ, इसी तरीके के बहुत कुछ प्रोडक्ट्स थे, कुछ प्रोडक्ट्स जो इंडिया क्विट कर चुके थे, कुछ ऐसी चीजें जो कभी इंडिया के अंदर आई ही नहीं थी। एलपीजी पॉलिसी आने के करके क्या हुआ, न्यू प्रोडक्ट्स इंडिया के अंदर इंट्रोड्यूस हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट, जैसे हमने देखा था एक्सपोर्ट्स को कौन गवर्न करता है, फैमा की रेगुलेशंस। एंड आरबीआई क्या करती है, उसके लिए टाइम टू टाइम के ऊपर रूल्स बनाती है। सिमिलरली इंपोर्ट को कौन रेगुलेट करता है, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, जिसको हम शॉर्ट में क्या कहने वाले हैं, डीजीएफटी कहने वाले हैं। डीजीएफटी फॉर्म किसके अंदर करा गया, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो बेसिकली जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है, उसने अपने अंडर क्या बनाया, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, जो क्या करता है, इंपोर्ट को इंडिया के अंदर रेगुलेट करता है। ठीक है, उसके बाद जो भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट की ट्रांजैक्शन होंगी, हमने वो ऑलरेडी डिस्कस करा, वो किसके थ्रू होंगी, एडी कैटेगरी 1 ब्रांच के थ्रू। जो भी आपको ऑथराइज्ड डीलर होगा उसके थ्रू ही आपने क्या करनी है, सारी की सारी कम्युनिकेशन, सारी की सारी ट्रांजैक्शंस रूट करानी है। सिमिलरली इन द केस ऑफ एक्सपोर्ट एंड इन केस ऑफ इंपोर्ट्स ऑल्सो। सो जो भी आपका ऑथराइज्ड डीलर ब्रांच होगा उसकी जिम्मेवारी होगी कि क्योंकि फॉरेन ट्रेड हो रहा है एंड इसके अंदर फॉरेन एक्सचेंज इन्वॉल्व है, क्योंकि इंपोर्ट में भी आप पैसा क्या है, फॉरेन एक्सचेंज के अंदर पे करने वाले हो। तो एडी कैटेगरी 1 ब्रांच की जिम्मेवारी होगी कि ये वो इंश्योर कराएं कि जो भी हमारी एफटीपी है, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी है, या जो भी हमारे फैमा के रूल्स हैं उनके साथ क्या हो रही हो, सारी की सारी चीजें कंप्लाई कर रही हैं। ठीक है, उसके बाद बैंक्स को क्या करना है, नॉर्मल बैंकिंग प्रोसीजर्स फॉलो करने हैं एंड यूनिफॉर्म कस्टम्स एंड प्रैक्टिसेस फॉर डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट्स को उनको क्या करना है, गाइडलाइंस को फॉलो करना है जब वो क्या कर रहे हैं, लेटर ऑफ क्रेडिट फॉर इंपोर्ट्स खोल रहे हैं। लेटर ऑफ क्रेडिट आगे काफी बार यूज होने वाला है, एक बार इसको शॉर्ट में डिस्कस कर लेते हैं कि बेसिकली लेटर ऑफ क्रेडिट होता क्या है। लेटर ऑफ क्रेडिट में से बेसिकली लेट इट बी पर्सन ए, सेकंड इज पर्सन बी। ठीक है, पर्सन ए इज एक्सपोर्टर, ठीक है, पर्सन बी इज इंपोर्टर। अब यहां हम इंपोर्टर की डिस्कस कर रहे हैं, तो इंपोर्ट की प्रोविजन डिस्कस कर रहे हैं। तो इंपोर्टर है वो जो है इंडिया का है, ठीक है, एक्सपोर्टर लेट इट बी लाइक यूएसए का है। ठीक है, अब क्या करना है, ए ने बी को देनी है गुड्स, क्योंकि बी क्या कर रहा है, इंपोर्ट कर रहा है। ठीक है, बी ने उसके लिए एडवांस में उसके लिए क्या देनी है, इसको पेमेंट। ठीक है, बट अब द थिंग इज दो कंट्रीज इन्वॉल्व है, यूएसए एंड इंडिया। ठीक है, अब वहां पे पर्सनल कम्युनिकेशन भी पॉसिबल नहीं है उस लेवल पे, ना आप बंदे को जाके मिल सकते। तो देयर आर चांसेस, ए के मन में डाउट है कि यार चांसेस हो सकते हैं मैं सामान तो भेज दूं बट बी मुझे पैसा ही ना पे करे।
तो उसके लिए एक रिक्वायरमेंट रख देता है कि भाई तू, मैं तेरे को सामान दूंगा बट तू मेरे को उसके लिए क्या ला के दे, गारंटी ला के दे कि सामान तेरे को दूंगा मैं बट उसके अगेंस्ट मुझे पैसा मिलेगा। तो बी को सामान तो चाहिए, तो क्या करता है, बी जाता है अपने बैंक के पास, ठीक है, बैंक को बोलता है बैंक जी मेरे को ना ऐसे ऐसे गुड्स इंपोर्ट करनी है बट वो मेरे से ना गारंटी मांग रहे हो, तो आप मेरे भी यहाँ पे गारंटी दे दो। तो बैंक आफ्टर सीइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स, डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस लेके, ट्रैक रिकॉर्ड देख के, सब कुछ चीजों को देख के क्या कर सकता है, बी के बिहाफ पे एक गारंटी प्रोवाइड कर सकता है कि इन केस अगर बी ने पैसा पे नहीं करा तो पैसा कौन पे करेगा, बैंक पे करेगा। उसको कहा जाता है लेटर ऑफ क्रेडिट, ठीक है। बेसिकली आप एक गारंटी प्रोवाइड कर रहे हो ऑन द बिहाफ ऑफ इंपोर्टर टू द एक्सपोर्टर दैट द पेमेंट विल बी मेड इन ड्यू टाइम। सो दिस इज नोन एज द लेटर ऑफ क्रेडिट। तो लेटर ऑफ क्रेडिट जब भी आप खोल रहे हो तो आपको यूनिफॉर्म कस्टम एंड प्रैक्टिसेस फॉर डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट्स को फॉलो करना है, ठीक है। उसके बाद इन केस ऑफ इंपोर्ट ऑफ ड्राइंग एंड डिजाइन, तो जो भी कंडीशंस हमें या जो भी रिक्वायरमेंट्स दी गई हैं अंडर द रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्ट 1986 उसको हमने फॉलो करना है। उसके अलावा इंपोर्टर्स को इनकम टैक्स की सारी गाइडलाइंस को भी फॉलो करना है, ठीक है। ये हुई इंट्रोडक्शन। अब हम अपना मेन चैप्टर शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले हमारे पास आती है जनरल गाइडलाइंस। जनरल गाइडलाइंस में सबसे पहले क्या है कि एज सच हमारे पास कोई स्पेसिफिक रेगुलेशंस नहीं दी गई हैं। बैंक्स को क्या करना है, सारे के अपनी जो भी प्रैक्टिसेस परफॉर्म करनी है अंडर द नॉर्मल ट्रेड प्रैक्टिसेस परफॉर्म करनी है एंड उन्हें ये इंश्योर कराना है कि जो भी हमारी केवाईसी की गाइडलाइंस थी जो टाइम टू टाइम पे इशू करी जाती है बाय द रिजर्व बैंक, जो कि हमारा क्या है रेगुलेटर है, वो सारी की सारी गाइडलाइंस को क्या करा जाए, फॉलो करा जाए, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है रेमिटेंस फॉर इंपोर्ट पेमेंट्स। इसमें बेसिकली एक जो इंपोर्टर है उसने जिस बंदे से इंपोर्ट करा है उसको क्या करनी है, पेमेंट करनी है, तो उस केस में रेमिटेंस के रिगार्डिंग क्या गाइडलाइंस है, ठीक है। तो जो भी 80 कैटेगरी 1 ब्रांच है वो क्या कर सकती है, ऐसी रेमिटेंसेस अलाउड कर सकती हैं, बट उन्हें क्या करना है, जो भी उसके रिगार्डिंग डिटेल्स है वो उनसे लेनी है, इंपोर्टर से लेनी है एंड उन्हें अपने आप को ये सेटिस्फाई करना है कि जो भी ट्रांजेक्शन है वो क्या है, बोनाफाइड है एंड एज पर द एप्लीकेबल लॉ है। मतलब किसी भी तरीके से लॉ की कॉन्ट्रावेंशन नहीं की गई है, ट्रांजेक्शन जेन्युइन है एंड जो भी हमने उसे डॉक्यूमेंट चाहिए थे उनसे हमने डॉक्यूमेंट्स ले लेने हैं। अगर ये चीजें पूरी हो जाती है तो हम क्या कर सकते हैं, रेमिटेंसेस को अलाउ कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है विद रिगार्ड्स टू द इंपोर्ट लाइसेंस। इंपोर्ट लाइसेंस में बेसिकली क्या है, काफी चीजों को अगर आपने इंपोर्ट करना है तो उसके केस के अंदर आपको किसी भी तरीके की लाइसेंस नहीं चाहिए होता, बट एक नेगेटिव लिस्ट दी गई है। नेगेटिव लिस्ट में कुछ ऐसी आइटम्स दी गई हैं जिसको अगर आप इंपोर्ट करना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए लाइसेंस लेना ही पड़ेगा, ठीक है। तो उस केस में अगर कोई आइटम नेगेटिव लिस्ट के अंदर आती है तो उसके लिए आपको सबसे पहले क्या प्रूफ, आपको अपने पास क्या लेना है, लाइसेंस लेना है। उसी के बाद आपको इंपोर्ट करने की क्या दी जाएगी, परमिशन दी जाएगी, ठीक है। उसके अलावा बैंक्स क्या कर सकते हैं, लेटर ऑफ क्रेडिट्स ओपन कर सकते हैं एंड रेमिटेंसेस अलाउ कर सकते हैं, बट इनकेस आपको लाइसेंस चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, लाइसेंस इंपोर्टर को लेना पड़ेगा एंड बैंक्स को भी क्या करना है, अपने पास उन लाइसेंस की क्या रखनी है, कॉपीज लेके रखनी है, ताकि इन केस इंटरनल ऑडिटर्स या इंस्पेक्टर उसको वेरीफाई करना चाहें तो उसको वेरीफाई कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है ऑब्लिगेशन ऑफ द परचेजर ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज। इसमें बेसिकली जो बंदा फॉरेन एक्सचेंज खरीद रहा है उसकी क्या क्या ऑब्लिगेशन है। तो हमने जब पिछला चैप्टर देख रहे थे हम विद फोर्थ यूनिट जो हमने खत्म करा था, दैट वाज विद रिगार्डिंग द सर्टेन फैसिलिटीज दैट आर प्रोवाइडेड टू द रेजिडेंट्स एंड नॉन रेजिडेंट। उसमें हमने ये देखा था कि एक पर्सन क्या कर सकता है, फॉरेन एक्सचेंज खरीद सकता है। उसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा, एक डिक्लेरेशन फॉर्म देना पड़ेगा जिसको हमने A2 फॉर्म कहा था, ठीक है। A2 फॉर्म के अंदर उसको अपनी डिक्लेरेशन प्रोवाइड करनी है कि वो किस पर्पस के लिए फॉरेन एक्सचेंज खरीदना चाहता है, ठीक है। तो पर्सन क्या करे, जिस चीज के लिए उसने मेंशन करा कि मेरे को इस पर्पस के लिए फॉरेन एक्सचेंज चाहिए, या तो वो फॉरेन एक्सचेंज उसी पर्पस के लिए यूज करे या कोई और पर्सन जो कि फैमा रेगुलेशन के अंदर परमिट करा गया है उसके लिए वो पैसा क्या करे, यूज करे। तो बेसिकली आप दो पर्पस के लिए यूज करो मोटा मोटा, या तो जो आपने डिक्लेरेशन कर दी या कोई ऐसा पर्पस जो फैमा रेगुलेशन के द्वारा अलाउ करा गया है, ठीक है। उसके बाद इन केस अगर वो पैसा इंपोर्ट ऑफ गुड्स के लिए यूटिलाइज करा गया है तो बैंक्स की ये जिम्मेवारी है कि वो इंपोर्टर से डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस ले। एविडेंसेस किस चीज के, कि जिस अमाउंट की उन्होंने रेमिटेंस करी है उतने अमाउंट को उन्होंने क्या करा है, गुड्स को इंपोर्ट करा है। एविडेंस के तौर पे क्या लिया जा सकता है, एविडेंस के तौर पे एक्सचेंज कंट्रोल कॉपी ऑफ द बिल ऑफ एंट्री, पोस्टल अप्रेजल फॉर्म और कस्टम असेसमेंट सर्टिफिकेट लिया जा सकता है। बिल ऑफ एंट्री बेसिकली क्या होती है कि अगर आप
आपको कोई भी गुड्स इंडिया के अंदर क्लियर कराना था कि आपने कुछ गुड्स इंपोर्ट करे, आपके पोर्ट पे पड़े, पोर्ट से आप चाहते हो इंडिया के अंदर लेके उसको यूज करो, तो उसके लिए आपको पहले बिल ऑफ एंट्री फाइल करनी पड़ती है। ठीक है, पोस्टल अप्रेजल बेसिकली क्या होता है, इट इज सिमिलर टू द बिल ऑफ एंट्री, बट पोस्टल अप्रेजल फॉर्म में बेसिकली जो गुड्स है वो किसके थ्रू इंपोर्ट करी जाती है, पोस्ट या कुरियर के थ्रू इंपोर्ट करी जाती है। कस्टम असेसमेंट सर्टिफिकेट बेसिकली क्या होता है, कस्टम असेसमेंट सर्टिफिकेट इज अ सर्टिफिकेट जिसके अंदर कस्टम्स क्या करता है, जो भी आपने गुड्स को इंपोर्ट करा है उसकी वैल्यू को असेस करता है, उसको सर्टिफाई करता है कि ये इस गुड्स की इतनी ही वैल्यू है। तो आप इस ऐसे कोई ये एविडेंसेस या इनसे मिलते जुलते कोई एविडेंसेस ले सकते हो जिससे ये प्रूव हो जाए कि जितनी आपने रेमिटेंस करी है उतने अमाउंट का आपने क्या करा है, इंपोर्ट कर लिया है। ठीक है, उसके बाद ये तो बात हुई जब आप रेमिट कर रहे हो। इन एक ऐसा केस भी हो सकता है जो भी आपका एक्सपोर्टर है उसका इंडिया के अंदर एक फॉरेन करेंसी अकाउंट हो, तो हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट उसके उस अकाउंट के अंदर भी पैसा जमा करा के पेमेंट कर सकते हैं। उस केस में भी जो भी हमने गाइडलाइंस या जो भी रिक्वायरमेंट्स अभी देखी हैं वो बैंक्स को इंश्योर कराना है वो सारी की सारी गाइडलाइंस फॉलो हो रही हो। लाइक गाइडलाइंस में बेसिकली हमें ये जरूर चेक करना है, चाहे पैसा फॉरेन के अंदर नहीं भेज रहे, इंडिया के अंदर ही किसी अकाउंट में क्रेडिट करवा रहे हो ड्यू टू द इंपोर्ट्स, तो उसमें भी आपको ये इंश्योर कराना है कि जो भी पैसा आप पे कर रहे हो उतने अमाउंट का आप इंपोर्ट ऑलरेडी कर चुके हो। ठीक है, सो दिस वाज रिगार्डिंग सम जनरल गाइडलाइंस। नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक आता है दैट इज टाइम लिमिट्स फॉर सेटलमेंट ऑफ इंपोर्ट पेमेंट्स। इसमें बेसिकली क्या है कि अगर आपने किसी भी पर्सन को इंपोर्ट के रिगार्डिंग रेमिटेंस कर दी है, एक्सपोर्ट की पेमेंट कर दी है, तो कितने दिन के कितने टाइम के अंदर आपने क्या करना है, इंपोर्ट करवा लेना है। ठीक है, हाँ, इसमें बेसिकली सबसे पहली जो चीज आती है कि जिस दिन आपकी डेट ऑफ शिपमेंट हो गई है, तो शिपमेंट जब आई है उसके 6 महीने के अंदर अंदर आपको क्या करा देनी है, रेमिटेंस करवा देनी है। 6 महीने से आपको उस चीज को लेट नहीं करना है। इन केस वो अमाउंट क्या करी गई है उसके अगेंस्ट गारंटी ऑफ परफॉर्मेंस मिली हुई है, तो 6 महीने के बाद भी पेमेंट रोकी जा सकती है, बट नॉर्मल कंडीशंस के अंदर जिस दिन आपकी डेट ऑफ शिपमेंट है उसके 6 महीने के अंदर अंदर आपको उस चीज की क्या कर देनी है, पेमेंट कर देनी है। ठीक है, उसके बाद इन केस अगर आपको कोई डिस्प्यूट है, कोई फाइनेंशियल डिफिकल्टीज आ रही है, कोई जेन्युइन रीजन है जिसकी वजह से आप पेमेंट नहीं कर पा रहे हो, उस केस में आपको डिले पेमेंट करने की भी परमिशन दी जा सकती है। इन केस उस केस में आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो तो इंटरेस्ट फॉर अ पीरियड ऑफ लेस देन 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ शिपमेंट में बी परमिटेड। कि आप वैसे तो आपको 6 महीने के अंदर अंदर पेमेंट करनी थी, बट ड्यू टू एनी जेन्युइन रीजन आप पेमेंट नहीं कर पाए एंड जो बंदा आपका एक्सपोर्टर है वो आपसे इंटरेस्ट मांग रहा है, तो इंटरेस्ट फॉर अ पीरियड फॉर द लेस देन 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ शिपमेंट, मतलब जिस दिन आपकी डेट ऑफ शिपमेंट थी उससे अगले 3 साल तक का मैक्सिमम इंटरेस्ट आपको अलाउ करा जा सकता है कि आप पे कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है दैट इज टाइम लिमिट फॉर द डेफर्ड पेमेंट्स एग्रीमेंट्स। डेफर्ड पेमेंट्स बेसिकली क्या होता है कि जो भी आपके नॉर्मल क्रेडिट टर्म्स होते हैं उससे जब बढ़कर आप पैसा देते हो, उससे लेट पैसा देते हो, दैट इज नोन एज डेफर्ड पेमेंट एग्रीमेंट्स इन इट्स डेफिनेशन। फॉर एग्जांपल अगर इसके हम ले सपोज एक पर्सन है ए एंड पर्सन इज बी, उन दोनों एक दूसरे से सेल परचेस कर रहे हैं एंड एग्रीमेंट इसकी आप 45 डेज के अंदर पैसा पे करते हो। नॉर्मली ये काम चलता है, बट ए बी को कहता है कि मैं जो पैसा है तेरे को क्या करना चाहता हूँ 3 months में पे करना चाहता हूँ, तो उसने क्या करा, नॉर्मल क्रेडिट टर्म्स की जगह एक्सटेंडेड पीरियड के अंदर पैसा पे करा, तो उसने क्या करा, डेफर्ड पेमेंट एग्रीमेंट उसके साथ करा है। तो इनके डेफर्ड पेमेंट एग्रीमेंट होते हैं इंपोर्ट के केस में भी। तो अगर तो वो एग्रीमेंट है वो 5 साल का, उसको हम ट्रीट करेंगे एज अ ट्रेड क्रेडिट। ट्रेड क्रेडिट क्या था हम पिछले चैप्टर में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, एंड उसके ट्रेड क्रेडिट के रिगार्डिंग जो भी गाइडलाइंस थी हमें वो क्या करनी है उस केस के अंदर फॉलो करनी है। ठीक है, इन केस अगर आप कर रहे हो इंपोर्ट ऑफ बुक्स, तो इंपोर्ट ऑफ बुक्स के केस में किसी भी तरह की टाइम लिमिट नहीं दी गई है। So remittances against import of goods may be allowed without restriction to the time limit, provided interest payment is as per the RBI instruction. Basically, अगर बुक्स का केस है तो बुक्स के केस में जो हमने अभी लिमिट पड़ी कि 6 महीने के अंदर आपको पैसा पे करना है, वो लिमिट इसके ऊपर अप्लाई नहीं होती, किसी भी तरह की लिमिट अप्लाई नहीं होती है। बट इसके अंदर जो भी आप इंटरेस्ट पे करोगे, इनकेस आप डिले पेमेंट कर रहे हो, तो इंटरेस्ट के रिगार्डिंग जो भी गाइडलाइंस है हमने उसको फॉलो करना है। पेमेंट के रिगार्डिंग कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, बट इंटरेस्ट के रिगार्डिंग आपको सारी की सारी गाइडलाइंस को फॉलो करना है। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आता है दैट इज इंपोर्ट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज और इंडियन रुपीज इनटू द इंडिया। बेसिकली आप फॉरेन एक्सचेंज या इंडियन रुपीज इंडिया के अंदर लाना चाहते हो तो उसके लिए क्या रेगुलेशंस है। So, except as otherwise provided in the regulation, no person shall, without the general or special permission of the Reserve Bank, import or bring into India any foreign currency. ठीक है, मतलब कोई भी बंदा अगर तो रेगुलेशंस मेंशन कर रही हैं बात अलग है, बट इन जनरल सेंस अगर हम देखते हैं तो कोई भी पर्सन अगर उसके पास किसी ट्रांजेक्शन के रिगार्डिंग जनरल या स्पेशल परमिशन नहीं है तो वो किसी भी तरीके से इंडिया के अंदर फॉरेन करेंसी लेके नहीं आ सकता। अगर आपके पास जनरल और स्पेशल परमिशन ऑलरेडी है तब तो आप लेके आ सकते हो, बट उसके अलावा आप इंडिया के अंदर फॉरेन करेंसी लेके नहीं आ सकते। फॉरेन करेंसी इंडिया के अंदर इंपोर्ट कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, उसके अंदर चेक्स भी होते हैं। उसके ऊपर कौन सी प्रोविजंस लगती है, फैमा एक्ट की एंड फैमा रेगुलेशंस 2000 की जो प्रोविजंस लगती हैं वो इस चीज को गवर्न करती हैं। ठीक है, उसके बाद RBI may allow a person to bring into India Indian currency of
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और रिजर्व बैंक सब्जेक्ट टू द टर्म्स एंड कंडीशन एज द रिजर्व बैंक में स्टिपुलेट। तो बेसिकली क्या हुआ, एक रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट बेसिकली क्या करना चाह रहा है, अगर फॉरेन एक्सचेंज लेके आना चाह रहा है तो उसके लिए उसको अपने पास क्या चाहिए, जनरल या स्पेशल परमिशन चाहिए, ठीक है। अगर वो इंडियन करेंसी के नोट्स लेके आ रहा है तो उसको क्या करनी है, टर्म्स एंड कंडीशंस को अपनी फॉलो करना है। वो हम आगे डिटेल के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो पार्ट आता है दैट इज विद रिगार्ड्स टू द इंपोर्ट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इन इंडिया। अगर कोई भी बंदा इंडिया के अंदर क्या लेके आना चाह रहा है, फॉरेन एक्सचेंज लेके आना चाह रहा है, सो एक पर्सन क्या कर सकता है, इंडिया के अंदर कितना भी पैसा भेज सकता है विदाउट एनी लिमिट इन एनी फॉर्म अदर देन द करेंसी नोट्स, बैंक नोट्स एंड ट्रैवलर चेक्स। कि करेंसी नोट्स, बैंक नोट्स और ट्रैवलर चेक्स के अलावा किसी भी फॉर्म के अंदर इंडिया के अंदर पैसा भेजा जा सकता है। इसकी एग्जांपल हो सकती है लाइक बैंक पेमेंट्स। कि अगर एक सपोज रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट इंडिया के अंदर पैसा भेज रहा है थ्रू बैंक, थ्रू नॉर्मल बैंकिंग चैनल्स, तो वो विदाउट एनी लिमिट कितना भी पैसा इंडिया के अंदर भेज सकता है। रीजन बीइंग एज अ कंट्री इंडिया को फॉरेन एक्सचेंज चाहिए, तो जितना फॉरेन एक्सचेंज आएगा उतना बेटर है। बट अगर वो फॉरेन एक्सचेंज करेंसी नोट्स, बैंक नोट्स, ट्रैवल चेक्स की फॉर्म में आता तो उस पैसे का मिसयूज हो सकता है। तो उसके ऊपर हमने क्या कर दी है, एक लिमिट लगा दी है। बट उसके अलावा बैंकिंग चैनल्स के थ्रू जितना पैसा आप लेके आना चाहते हो लेके आ सकते हो, ठीक है। उसके बाद अगर बंदा क्या करता है, अपने सीडीएफ फॉर्म के अंदर डिक्लेरेशन दे देता है। सीडीएफ फॉर्म हमने ऑलरेडी डिस्कस करा था। क्या होता है, जब आप इंडिया के अंदर आते हो, कस्टम्स के ऊपर आप डिक्लेयर करते हो कि मैं इतना इतना फॉरेन करेंसी लेके आया हूं, तो जितनी फॉरेन करेंसी आपने वहां डिक्लेयर कर दी, आपको उतनी करेंसी लेके आने की परमिशन, ठीक है। तो आप बेसिकली क्या हुआ, अगर आप पैसा लेके आ रहे हो इन मोड्स अदर देन द करेंसी नोट, बैंक नोट्स एंड ट्रैवलर चेक्स, आपके ऊपर कोई लिमिट नहीं लगती है। बट अगर आप फॉलो करो ये वाला रूट, करेंसी नोट्स, बैंक नोट्स एंड ट्रैवलर चेक्स, तो आपको क्या करना है, उसको अपने सीडीएफ फॉर्म के अंदर डिक्लेयर कर देना है, ठीक है। सीडीएफ फॉर्म के अंदर भी आपको क्या दी गई है, कुछ एग्जम्पशंस दी गई हैं। एग्जम्पशन में बेसिकली क्या है कि अगर आप एक टाइम पे जो पैसा लेके आ रहे हो इन फॉर्म ऑफ करेंसी नोट्स, बैंक नोट्स और ट्रैवलर चेक्स, एंड उसकी वैल्यू 10,000 यूएस डॉलर से ज्यादा नहीं बढ़ती है इन एग्रीगेट, और किसी भी अगर फॉरेन करेंसी नोट्स की वैल्यू 5,000 यूएस डॉलर से ज्यादा नहीं बढ़ती है, तो आपको सीडीएफ फॉर्म भी डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं पड़ती। बाकी केसेस में आपको सीडीएफ फॉर्म डिक्लेयर करना है, बट अगर ये 10,000 और 5,000 की लिमिट के अंदर आप क्वालिफाई कर देते हो, उस केस में आपको सीडीएफ फॉर्म भरने की भी जरूरत नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास आता है इंपोर्ट ऑफ इंडियन करेंसी एंड करेंसी नोट्स की इंडिया के अंदर इंडिया की ही करेंसी और करेंसी नोट्स को लेके आना। सो एक ऐसा बंदा जो इंडिया का रेजिडेंट है, वो इंडिया से बाहर गया था ऑन अ टेम्परेरी विजिट, तो वो इंडिया के अंदर इंडियन करेंसी लेके आ सकता है अप टू द डिनोमिनेशन ऑफ 20,000 की 25,000 से ज्यादा 25,000 तक की आप क्या कर सकते हो, इंडिया के अंदर करेंसी वापस लेके आ सकते हो। बट अगर आप क्या कर रहे हो, नेपाल या भूटान से इंडिया के अंदर आ सकते हो, तो आप कितने भी अमाउंट की इंडियन करेंसी लेके आ सकते हो अप टू द इन द डिनोमिनेशंस अप टू 100, मतलब 100 तक के जितने भी नोट्स आप लेके आना चाहते हो लेके आ सकते हो, कोई लिमिट उसके ऊपर नहीं लगाई गई है। एनी अमाउंट कैन बी ब्रॉट बैक इनटू इंडिया फ्रॉम नेपाल और भूटान। बाकी केसेस के अंदर आपके ऊपर क्या लिमिट लगाई गई है, ₹25,000 की लिमिट लगाई गई है। नेक्स्ट हमारे पास आता है थर्ड पेमेंट्स फॉर द इंपोर्ट ट्रांजेक्शन। थर्ड पार्टी पेमेंट्स में बेसिकली क्या है, देयर वर टू पार्टीज ए एंड बी, ए वाज एक्सपोर्टर, ठीक है, बी वाज इंपोर्टर, ठीक है। ए ने एक्सपोर्ट करना है। इन जनरल सेंस क्या था कि पैसा जो था बी को ए को पे करना था, ठीक है। बट हुआ क्या, यहाँ पे क्या हुआ, डायरेक्ट पैसा ना पे करके हमारे पास एक बीच में थर्ड पार्टी आ गई, लेट इट बी सी। तो उसके रिगार्डिंग क्या गाइडलाइंस है, जब बी ने पैसा सी को पे करा तो थर्ड पार्टी को पेमेंट करो, तो उसके रिगार्डिंग हमारे पास क्या गाइडलाइंस है, हम उसको देखने वाले हैं, ठीक है। तो थर्ड पार्टी को पेमेंट करने की क्या सबसे पहले तो परमिशन दी गई है। उसके लिए क्या क्या कंडीशन है, कंडीशन हम देख लेते हैं कि जो भी आपका पीओ है, एक तो कंडीशन ये है कि आप तीनों के बीच में क्या होना चाहिए, इररिवोकेबल एग्रीमेंट होना चाहिए कि आप ए पैसा बी को देगा, ए बी को एक्सपोर्ट करेगा, बी सी को देगा, जो हमने पिछले एग्जांपल में देखा कि आपस में बेसिकली क्या होना चाहिए, आपका एक एग्रीमेंट होना चाहिए। इन केस आपका एग्रीमेंट नहीं है, बट आपने क्या करा है, अपने जो भी डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस लाइक आपने इनवॉइस के ऊपर लिख दिया कि पेमेंट इस बंदे को करी जाएगी, तो उसके बेसिस पे भी क्या करी जा सकती है, थर्ड पार्टी को पेमेंट अलाउ करी जा सकती है। उसके साथ साथ बैंक्स को अपने आप को सेटिस्फाई करना है कि जो भी ट्रांजेक्शन करी जा रही है वो क्या है, बोनाफाइड है, एंड जिस भी कंट्री के अंदर पेमेंट करी जा रही है वो किसी भी तरीके से फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की स्टेटमेंट के अंदर नहीं आती है, ठीक है। उसके बाद जो भी आपका इनवॉइस होगा उसके अंदर ये नरेशन होनी चाहिए कि जो भी ये पेमेंट है वो किसको करी जाएगी, किस थर्ड पार्टी को करी जाएगी, उसका थर्ड पार्टी का नेम मेंशन होना चाहिए। उसके बाद जो भी आप बिल ऑफ एंट्री फाइल करोगे, बिल ऑफ एंट्री के अंदर शिपर का नाम होना चाहिए, एंड ये उसके अंदर नरेशन के अंदर लिखा होना चाहिए कि जो पार्टी है वो थर्ड पार्टी को
पे करी जाएगी और उस पार्टी का भी आपको बिल ऑफ एंट्री के ऊपर भी अपना नाम बताना है। उसके बाद इंपोर्ट्स के रिगार्डिंग जो भी इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करी गई हैं वो भी आपको क्या करनी है, फॉलो करनी है। चाहे आप पेमेंट डायरेक्ट सेलर को कर रहे हो, चाहे आप पेमेंट डायरेक्ट किसी थर्ड पार्टी को कर रहे हो, तो उस केस में आपको सारी की सारी गाइडलाइंस को फॉलो करना है। ठीक है, तो बेसिकली अगर आप ये 5 चीजों को पूरा करते हो तो थर्ड पार्टी पेमेंट्स आपको क्या करी जा सकती हैं, अलाउ करी जा सकती हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है इशू ऑफ गारंटी बाय द ऑथराइज्ड डीलर, कि ऑथराइज्ड डीलर अगर चाहे तो ऐसा बंदा जो इंडिया के अंदर रिपोर्ट कर रहा है उसके बिहाफ पे क्या गारंटी इशू कर सकता है, उसके रिगार्डिंग कुछ गाइडलाइंस देखने वाले हैं। तो सबसे पहले आता है इंपोर्टेंट डेफर्ड पेमेंट्स। ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स टर्म हम ऑलरेडी समझ चुके हैं। डेफर्ड पेमेंट टर्म के केस के अंदर गारंटी इशू करने की क्या दी गई है, ऑथराइज्ड डीलर को परमिशन दी गई है। इंपोर्ट ऑफ गुड्स के केस में ऑथराइज्ड डीलर गारंटी, लेटर ऑफ अंडरटेकिंग, लेटर ऑफ कंफर्ट इशू कर सकता है इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी लाइबिलिटी, बट उसको क्या करना है, जो भी आपके ऊपर टर्म्स एंड कंडीशंस लग रही हैं उसको आपने फॉलो करना है। टर्म्स एंड कंडीशन में बताता कौन है, हमारा रेगुलेटर आरबीआई। तो बेसिकली आरबीआई ने जो भी टर्म्स एंड कंडीशन बताई हैं उसको अगर उस चीजों को आप कंप्लाई करते हो तो आप क्या कर सकते हो, इंपोर्ट ऑफ गुड्स के केस के अंदर गारंटीज इशू कर सकते हो। अब बात आती है इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज के केस में। तो ऑथराइज्ड डीलर इंपोर्ट क्या कर सकता है, गारंटी इशू कर सकते हैं ऑन बिहाफ ऑफ रेजिडेंट सर्विस इंपोर्टर टू द नॉन रेजिडेंट सर्विस प्रोवाइडर सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग टर्म्स एंड कंडीशन। टर्म्स एंड कंडीशन क्या है कि अगर आपने कोई गारंटी प्रोवाइड करनी है अप टू द अमाउंट ऑफ यूएसडी $5 लाख तो आपको परमिटेड है। $5 लाख से ज्यादा की गारंटी आप इशू नहीं कर सकते। उसके अलावा अगर जो बंदा इंपोर्ट कर रहा है वो इंपोर्टर इस पब्लिक सेक्टर कंपनी और डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नमेंट, तो वो किसी भी तरीके से उनके केस में $1 लाख से ज्यादा की गारंटी इशू नहीं करी जा सकती विदाउट द प्रायर अप्रूवल ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। द सेम प्रोविजन वी हैव डिस्कस्ड इन द प्रीवियस चैप्टर आल्सो, बट एक बार दोबारा देख लेते हैं। इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज के केस में क्या है, अगर तो वो पर्सन क्या है, पब्लिक सेक्टर कंपनी है, जिसको हम शॉर्ट में इस पूरी कैटेगरी को मैं गवर्नमेंट कंपनी बोलने वाला हूं, तो उस केस में लिमिट क्या है, यूएसडी $1 लाख। अदर देन गवर्नमेंट कंपनीज लिमिट क्या है, यूएसडी $5 लाख। ठीक है, तो इसको अगर चार्ट से समझना चाहें हम तो बेसिकली गारंटी इन केस ऑफ इंपोर्ट ऑफ सर्विस, इंपोर्ट ऑफ गुड्स के ऊपर कोई लिमिट नहीं है, आप जितनी चाहो इशू करवा सकते हो। ठीक है, इसके अंदर इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, गवर्नमेंट कंपनीज, नेक्स्ट हमारे पास आती है अदर देन गवर्नमेंट कंपनीज। ठीक है, गवर्नमेंट कंपनीज में बेसिकली कौन कौन सी चीजें आ गई, वही पब्लिक सेक्टर कंपनी, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट की, सेंट्रल गवर्नमेंट की, एक्सेट्रा, जो हम पीछे पड़ गए हैं। ठीक है, अगर तो वो गवर्नमेंट कंपनी है तो उसके ऊपर लिमिट लगती है यूएसडी $1 लाख की। इससे एक्सेस में करना है, एक्सेस नीड्स अप्रूवल। अप्रूवल भी किससे चाहिए आपको, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से आपको परमिशन चाहिए। अदर देन गवर्नमेंट कंपनी तो उसके ऊपर क्या लिमिट लगाई गई, यूएसडी $5 लाख। इससे ज्यादा कि आप गारंटीज इशू नहीं कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट आता है, इसमें एक चीज दी गई है कि ऑथराइज्ड डीलर में सब्जेक्ट टू द आरबीआई डायरेक्शंस परमिट अ पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया टू इशू कॉर्पोरेट गारंटी इन फेवर ऑफ एन ओवरसीज लेसर फॉर फाइनेंसिंग इंपोर्ट थ्रू ऑपरेटिंग लीज। के ऑपरेटिंग लीज के केस में भी क्या करी जा सकती है, गारंटीज इशू करी जा सकती है, बट उसमें हमें ये देखना है कि जो भी एफटीपी की प्रोविजंस है या जो हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट रूल्स की प्रोविजंस है उसको हम क्या कर रहे हो, कंप्लाई कर रहे हो, उस केस में आप क्या कर सकते हो, ऑपरेटिंग लीज के केस के अंदर भी गारंटीज को इशू कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारे चैप्टर का फर्स्ट पार्ट खत्म होता है, दैट वाज रिगार्डिंग टू द जनरल गाइडलाइंस। एक बार क्विक रिवीजन करते हैं, हमने क्या देखा, सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखी, उसके बाद जनरल गाइडलाइंस। जनरल गाइडलाइंस में हमने देखा कि आप नॉर्मल ट्रेड प्रैक्टिस फॉलो करनी है, केवाईसी गाइडलाइंस को फॉलो करना है। इंपोर्ट पेमेंट्स के रिगार्डिंग आप रेमिटेंसेस को अलाउ करा जा सकता है, उसके लिए बैंक्स आपसे क्या लेंगे, रिक्विजिट डिटेल्स लेंगे एंड ये इंश्योर कराएंगे कि ट्रांजेक्शंस क्या थी, बोनाफाइड थी एंड एज पर द एप्लीकेबल लॉज थी। इंपोर्ट लाइसेंस, वैसे तो लाइसेंस राज को खत्म कर दिया गया, बट कुछ केसेस, कुछ गुड्स या नेगेटिव लिस्ट के अंदर आती हैं, उस केस के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, पहले लाइसेंस लेना पड़ेगा। एंड अगर आपको लाइसेंस लेने की जरूरत है तो जो ऑथराइज्ड कैटेगरी ब्रांच है वो भी अपने पास क्या करेंगे, जो भी लाइसेंस है उनके अपने पास क्या रखेंगे, कॉपी बना के रखेंगे। ठीक है, उसके बाद जो भी बंदा फॉरेन एक्सचेंज खरीद रहा है उसकी क्या ऑब्लिगेशन है कि जो भी चीज के लिए उसने फॉरेन एक्सचेंज खरीदा, जिस भी चीज की उसने डिक्लेरेशन दी है, या तो उस पर्पज के लिए यूज करे या ऐसा कोई पर्पज जो फैमा रेगुलेशंस के अंदर परमिट करा है उसके लिए वो पैसा यूज करे। ठीक है, इन केस अगर वो पैसा इंपोर्ट ऑफ गुड्स के लिए यूज करा जा रहा है तो इंपोर्टर को क्या करना है कि एविडेंसेस प्रोवाइड करने हैं ताकि ये इंश्योर कराया जा सके कि जिस अमाउंट की रेमिटेंस करी गई है उतने अमाउंट की एक्चुअली इंपोर्ट भी हुई है। ठीक है, उसके बाद आप क्या कर सकते हो, रेमिट करने की जगह
जो भी आपका एक्सपोर्टर है अगर उसका अकाउंट इंडिया के अंदर ही है तो उसके डायरेक्ट इंडियन अकाउंट के अंदर भी पैसा क्रेडिट करवा सकते हो। नेक्स्ट आता है कि टाइम लिमिट बेसिकली क्या है कि जिस दिन आपकी डेट ऑफ शिपमेंट हो जाती है उसके 6 महीने के अंदर आपको क्या कर देना, रेमिट कर देनी है। इन केस ऑफ आप डिलेड पेमेंट करें तो उसके अंदर आपको इंटरेस्ट भी अलाउड किया जा सकता है। इंटरेस्ट कितना मैक्सिमम अलाउ करा जा सकता है, मैक्सिमम अप टू द पीरियड ऑफ 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ शिपमेंट इज परमिटेड। डेफर्ड पेमेंट एग्रीमेंट्स को अगर वो 5 साल तक के हैं उसको आपको ट्रेड क्रेडिट की तरह ट्रीट करना है। ट्रेड क्रेडिट के रिगार्डिंग जो भी गाइडलाइंस आपको वो फॉलो करनी है। इंपोर्ट ऑफ बुक्स के केस में किसी भी तरीके की रेमिटेंस की टाइम लिमिट नहीं प्रोवाइड करी गई है, ठीक है, बट इंटरेस्ट की जो गाइडलाइंस है उसको आपने फॉलो करना ही है, ठीक है। इंपोर्ट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज और इंडियन रुपीज में आता है कि अगर एक बंदा फॉरेन एक्सचेंज इंडिया के अंदर लाना चाहता है तो अगर वो करेंसी नोट्स, बैंक नोट्स और ट्रैवलर चेक्स के अलावा कोई मेथड यूज करा तो विदाउट एनी लिमिट क्या कर सकता है, इंडिया के अंदर पैसा भेज सकता है। बट अगर वो इन मेथड्स के थ्रू पैसा लेके आना चाहता है तो जब वो इंडिया के अंदर एंटर कर रहा है तो जितना वो चीज अपनी सीडीएफ के अंदर डिक्लेयर कर देगा वो उतना पैसा इंडिया के अंदर लेके आ सकता है, ठीक है। अगर एक बंदा इंडियन था, रेजिडेंट ऑफ इंडिया था, वो इंडिया से बाहर टेम्परेरी विजिट पे गया था एंड वो इंडिया के अंदर वापस आ रहा है तो अपने पास मैक्सिमम कितना पैसे लेके आ सकता है, ₹25,000 लेके आ सकता है। बट अगर वो बंदा नेपाल और भूटान जैसी कंट्री से आ रहा है तो वो कितना भी पैसा लेके आ सकता है, बट जो नोट्स है उनकी मैक्सिमम डिनोमिनेशन कितनी हो सकती है, ₹100, ठीक है। उसके बाद थर्ड पार्टी पेमेंट्स को भी अलाउ करा गया है कि पार्टी की डायरेक्ट पेमेंट किसको करी जा सके, थर्ड पार्टी को करी जा सके। उसके रिगार्डिंग 5 गाइडलाइंस है। 5 लाइन गाइडलाइंस में सबसे पहले कि आप तीनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, ट्रांजेक्शन बोनाफाइड होनी चाहिए, जो भी कंट्री वो एफटीएफ स्टेटमेंट के अंदर नहीं आनी चाहिए। उसके बाद आपकी बिल ऑफ एंट्री इनवॉइस के ऊपर थर्ड पार्टी का नाम मेंशन होना चाहिए एंड इंपोर्ट के रिगार्डिंग जो भी गाइडलाइंस है आपको उसको फॉलो करना है, ठीक है। ऑथराइज्ड डीलर्स क्या कर सकते हैं, गारंटीज इशू कर सकते हैं इन रिस्पेक्ट ऑफ द ओवरसीज एक्सपोर्टर ऑन बिहाफ ऑफ द इंपोर्टर, ठीक है। डेफर्ड पेमेंट टर्म्स के केस में इशू करी जा सकती है, गुड्स के केस में करी जा सकती है, बट आपको क्या करना है, जो भी आप पर गाइडलाइन जो भी रूल्स लग रहे हैं आप उनको फॉलो करना है, ठीक है। सर्विसेज के केस के अंदर क्या है, अगर तो गवर्नमेंट कंपनीज हैं तो वो मैक्सिमम कितना इशू कर सकती है, गारंटी कितनी इशू कर सकती है, $1 लाख, उससे ज्यादा के लिए आपको क्या करनी पड़ेगी, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से परमिशन लेनी पड़ेगी। अदर देन गवर्नमेंट कंपनीज क्या कर सकती है कि केस में मैक्सिमम $5 लाख तक की क्या करी जा सकती है, गारंटी इशू करी जा सकती है, ठीक है। इसके अंदर जो हमने गवर्नमेंट कंपनी बोली, गवर्नमेंट कंपनी की डेफिनेशन बेसिकली क्या है, एनी पब्लिक सेक्टर कंपनी और अ डिपार्टमेंट और अंडरटेकिंग ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और अ स्टेट गवर्नमेंट, की किसी भी स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई डिपार्टमेंट, कोई अंडरटेकिंग या उनकी पब्लिक सेक्टर कंपनी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो हमारा सेकंड टॉपिक आता है दैट इज रिगार्डिंग टू द ऑपरेशनल गाइडलाइंस फॉर इंपोर्ट्स, कि जो ऑथराइज्ड डीलर बैंक्स हैं वो इंपोर्ट्स के रिगार्डिंग किस तरीके से अपने ऑपरेशंस को परफॉर्म करेंगे। तो उसमें जो सबसे फर्स्ट पार्ट आता है दैट इज एडवांस रेमिटेंस। तो एडवांस रेमिटेंसेस के रिगार्डिंग ऑपरेशनल गाइडलाइंस को इशू करना पहली बात तो इंपॉर्टेंट क्यों था, क्योंकि जब भी इंपोर्ट का एक्सपोर्ट इंपोर्ट का केस होता है तो मैक्सिमम केसेस के अंदर क्या है, इंपोर्ट की पेमेंट क्या करी जाती है, एडवांस के अंदर करी जाती है। तो इसलिए एडवांस के रिगार्डिंग जो भी गाइडलाइंस उनको पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। सो सबसे पहले एडवांस रेमिटेंस फॉर द इंपोर्ट ऑफ गुड्स, उसके अंदर हमारे पास सबसे पहले आती है जनरल प्रोविजंस। तो जनरल प्रोविजन में बेसिकली क्या है कि विदाउट एनी लिमिट क्या करा जा सकता है, इंपोर्ट ऑफ गुड्स के अगेंस्ट एडवांस को रेमिट करा जा सकता है, बट उसके अंदर कुछ कंडीशंस है। कंडीशंस क्या क्या है, बेसिकली क्या है, लिमिट इसके ऊपर कुछ नहीं है, जितनी अमाउंट की कर सकते हो, बट उसके अंदर कुछ कंडीशंस लगा दी कि अगर आप इतने से ज्यादा कर रहे हो तो आपको ये चीजें देनी पड़ेगी एक्सेट्रा, हम उसको पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले अगर आपने एडवांस रेमिट करना है फॉर अमाउंट एक्सीडिंग ₹2 लाख, तो उसके लिए क्या करनी है, या तो आपने ओवरसीज या इंटरनेशनल बैंक से क्या लेनी है, एक लेटर ऑफ क्रेडिट लेनी है, गारंटी लेनी है, या अगर आप इंडियन बैंक से गारंटी लेना चाहते हो तो आप इंडियन बैंक से भी ले सकते हो, बट वो गारंटी किसके अगेंस्ट प्रोवाइड करेंगे, अगेंस्ट द काउंटर गारंटी ऑफ एन इंटरनेशनल बैंक ऑफ रैपिड स्टेट आउटसाइड इंडिया इज ऑब्टेन्ड। इसका अगर इसको हम समझना चाहें, ठीक है, तो बेसिकली क्या है, लेट इट बी कि अगर आपने रेमिटेंस करनी है एक्सीडिंग $2 लाख से ज्यादा की, तो उसको क्या आपके ऊपर 2 कंडीशन ला दी गई, या तो गारंटी ले आओ या काउंटर गारंटी ले आओ, ठीक है। गारंटी बाय द ओवरसीज बैंक, ठीक है। काउंटर गारंटी किसको दे सकता है, बैंक इन इंडिया अगेंस्ट द गारंटी बाय ओवरसीज बैंक, ठीक है। बेसिकली क्या है, $2 लाख से अगर आपको अबव की रेमिटेंस करनी है, या तो ओवरसीज बैंक से आपने गारंटी लेनी है, या उस गारंटी के अगेंस्ट अगर कोई इंडियन बैंक काउंटर गारंटी दे रहा है तो आप उसको भी एक्सेप्ट कर सकते हो। गारंटी बेसिकली क्या है कि इन केस अगर इंपोर्ट ट्रांजेक्शंस नहीं होती हैं, ट्रांजेक्शन कैंसिल हो जाती है, कुछ भी तरीके की कोई भी दिक्कत आती है, तो वो पैसा क्या कर जाएगा, इंडियन इंपोर्टर के पास वापस सबमिट कर दिया जाएगा। उस चीज के हम बेसिकली क्या ले रहे हैं, गारंटी ले रहे हैं। तो आपको क्या लेनी है, गारंटी उससे लेनी है। इन केस इंपोर्टर क्या है,
वो गारंटी नहीं ले पा रहा है फ्रॉम द ओवरसीज सप्लायर, तो एडी कैटेगरी 1 ब्रांच अगर ये अपने आप को सेटिस्फाई कर लेता है ऑन द बिहाफ ऑफ द ट्रैक रिकॉर्ड्स एंड ऑन बिहाफ ऑफ बोनाफाइड्स ऑफ द इंपोर्टर, तो गारंटी की ट्रांजेक्शन क्या करी जा सकती है, गारंटी की रिक्वायरमेंट्स को वेव करा जा सकता है। बट रेमिटेंस कितनी होनी चाहिए, मैक्सिमम यूएसडी $5 मिलियन तक की होनी चाहिए। इस रिगार्डिंग जो भी गाइडलाइंस है बैंक्स क्या कर सकते हैं, अपनी खुद की गाइडलाइंस बना सकते हैं, ठीक है। एंड इन केस वो पब्लिक कंपनी वाला केस आ जाता है, गवर्नमेंट कंपनी वाला केस आ जाता है, तो गवर्नमेंट कंपनी के केस में अगर रेमिटेंस $1 लाख से ज्यादा की हो जाती है, तो उस केस के अंदर अगर आप गारंटी वाली कंडीशन को वेव ऑफ करना चाहते हो, तो उसको लिए आपको क्या लेनी पड़ेगी, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से परमिशन लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो इसमें बेसिकली इस कंडीशन जो हमने कंडीशन को क्या देखा, कंडीशन कैन बी वेव ऑफ, ठीक है। उसके लिए भी हमारे पास दो कंडीशन आ जाती हैं, एक होती है हमारे पास गवर्नमेंट कंपनी, एक होती है अदर देन गवर्नमेंट कंपनी, ठीक है। अगर तो गवर्नमेंट कंपनी वाला केस है, तो अगर $1 लाख तक को वेव ऑफ करना अलाउड है, मोर देन, ठीक है, $1 लाख करना चाहते हो तो आपको क्या लेनी पड़ेगी, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से परमिशन लेनी पड़ेगी, ठीक है। अदर देन गवर्नमेंट कंपनीज का केस में बेसिकली क्या है कि अगर कोई कंपनी है, ठीक है, अगर एडी बैंक क्या है, सेटिस्फाइड है विद रिगार्ड्स टू द बोनाफाइड ऑफ ट्रांजेक्शन एंड इंपोर्टर्स ट्रैक रिकॉर्ड, तो अगर आपका इंपोर्ट $5 मिलियन से कम है, तो गारंटी को क्या करा जा सकता है, वेव ऑफ करा जा सकता है। सो गारंटी वाला केस अगर हम पढ़ना चाहें तो क्या करा जा सकता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अदर देन गवर्नमेंट कंपनी के केस में यूएसडी 5 लाख से $1 वाली ज्यादा सर्विसेज वाला देखा था, ठीक है, वो अलग कंडीशन है, ठीक है। ये है कि अगर आपको इंपोर्ट ऑफ गुड्स के केस में गारंटी लेनी है, अगर आपका रेमिटेंस क्या है $2 लाख से अबव हो जाता है, तो गारंटी किसके लिए गारंटी इशू कर सकते हैं, तो आपको क्या लेनी है, उसे गारंटी लेनी है फ्रॉम द ओवरसीज बैंक और काउंटर गारंटी लेनी है फ्रॉम द बैंक इन इंडिया। इस कंडीशन को वेव ऑफ करा जा सकता है किस केस में, अगर आप गवर्नमेंट कंपनी हो, अगर आप $1 लाख तक की रेमिटेंस कर रहे हो तो अलाउड है और वेव ऑफ करी जा सकती है। उससे ज्यादा के लिए आपको मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से परमिशन लेनी पड़ेगी। अदर देन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया केस में अगर ऑथराइज्ड बैंक सेटिस्फाइड है कि ट्रांजेक्शन बोनाफाइड इन नेचर है एंड इंपोर्टर का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, तो $5 मिलियन से अगर उनकी रेमिटेंस कम है, तो उस केस में गारंटी की कंडीशन को वेव ऑफ करा जा सकता है, ठीक है। उसके बाद ऑल पेमेंट टुवर्ड एडवांस रेमिटेंस फॉर इंपोर्ट शैल बी सब्जेक्ट टू द स्पेसिफाइड कंडीशंस, की जो भी कंडीशंस उस पर लग रही हैं उनको आपको क्या करना है, फॉलो करना है। नेक्स्ट हमारे पास केस आता है दैट इज विद रिगार्ड्स टू द इंपोर्ट ऑफ रफ डायमंड्स, ठीक है। इंपोर्ट ऑफ रफ डायमंड्स के बेसिकली केस में क्या है, फॉर द एडवांस रेमिटेंसेस फॉर इंपोर्ट ऑफ रफ डायमंड्स एडी कैटेगरी 1 ब्रांच आर परमिटेड टू टेक डिसीजन ऑन ओवरसीज माइनिंग कंपनीज, की बैंक्स को खुद को ही डिसीजन लेना है कि अगर रफ डायमंड्स का केस है तो उस केस में इंपोर्टर्स विदाउट प्रोवाइडिंग बैंक गारंटी और स्टैंड बाय लेटर ऑफ क्रेडिट फ्रॉम द ओवरसीज बैंक उनको एडवांस पेमेंट करी जा सकती है, ठीक है। बट बैंक्स को क्या इंश्योर कराना है कि जिस भी माइनिंग कंपनी को हम पेमेंट कर रहे हैं वो हो जेम एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, जिसको GJEPC बोलते हैं, उसके द्वारा क्या करा गया, उनको रिकमेंड करो। बेसिकली क्या हो, वो इंपोर्टर क्या हो, रिकॉग्नाइज्ड प्रोसेसर ऑफ रफ डायमंड्स हो विद अ गुड ट्रैक रिकॉर्ड, एंड उसके रिगार्डिंग क्या हो, KYC एंड ड्यू डिलिजेंस सारी की सारी क्या करी गई हो, परफॉर्म करी गई हो। अगर वो ऐसी चीजें हैं तो क्या करी जा सकती हैं, ऐसी चीजों के लिए एडवांस रेमिटेंस को परमिट करा जा सकता है। सो बेसिकली रफ डायमंड्स के केस में एडवांस रेमिटेंसेस अलाउ करी जा सकती है, बैंक्स को खुद ही डिसाइड करना है, खुद ही गाइडलाइंस बनानी है, बट उनको ये इंश्योर कराना है जो भी माइनिंग कंपनी है वो क्या हो, शुड बी रिकमेंडेड बाय द जेम एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, मतलब कि वो जो भी वो हो बंदा हो क्या हो, एक रिकॉग्नाइज्ड प्रोसेसर ऑफ रफ डायमंड्स हो विद अ गुड ट्रैक रिकॉर्ड, एंड उसके अलावा क्या करना, आपने KYC एंड ड्यू डिलिजेंस परफॉर्म करनी है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है इंपोर्ट ऑफ एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर्स एंड अदर एविएशन रिलेटेड परचेजेस। तो बेसिकली जब आप कोई भी बंदा एयरक्राफ्ट या हेलीकॉप्टर खरीद रहा है, तो उस केस में बेसिकली क्या होता है कि जो भी रेमिटेंसेस होते हैं वो हैवी अमाउंट में होते हैं, क्योंकि एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर्स महंगे आते हैं। तो उस केस में एडवांस रेमिटेंस अलाउ करी जा सकती है विदाउट अ बैंक गारंटी और स्टैंड बाय लेटर ऑफ क्रेडिट अप टू द $50 मिलियन। किसके अंदर बेसिकली क्या लगा देगी, लिमिट लगा देगी कि आप रेमिटेंस कर सकते हो बट मैक्सिमम अप टू द $50 मिलियन फॉर डायरेक्ट इंपोर्ट ऑफ एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर एंड अदर एविएशन रिलेटेड परचेजेस। बस उसके अंदर कुछ और कंडीशंस है। कंडीशंस क्या है
कि ये सिर्फ ये फैसिलिटी सिर्फ उन लोगों को प्रोवाइड करी जाएगी जो जिनको क्या दी गई है, एफटीपी के अंदर परमिशन दी गई है कि वो क्या कर सके, एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर्स इंपोर्ट कर सके। उसके अलावा जो हमारा डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन है, डीजीसी, अगर वो भी एयर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज के लिए किसी को परमिशन दे सकता है तो वो भी इस फैसिलिटी को अवेल कर सकता है। उसके अलावा अंदर इंपोर्टर्स क्या कर सकते हैं, अंडर जनरल गाइडलाइंस क्या कर सकते हैं, विदाउट अ बैंक गारंटी एडवांस रेमिट कर सकते हैं। जनरल गाइडलाइंस जब हम भी ऊपर पढ़ के आए, बेसिकली अगर तो आपके पास परमिशन है तो आपको आपके ऊपर जो लिमिट लगती है दैट इज $50 मिलियन। अगर आपके पास परमिशन नहीं है इधर फ्रॉम द एफटीपी और इधर फ्रॉम द डीजीसीए तो आपके ऊपर जनरल गाइडलाइंस लग जाने वाली है। ठीक है। उसके बाद 80 कैटेगरी ब्रांच को यह इंश्योर कराना है कि जो भी पर्सन है जो इस फैसिलिटी को अवेल कर रहा है उसके पास क्या हो, सिविल एविएशन, डीजीसी और किसी ऐसी एजेंसीज की क्या हो उसके पास अप्रूवल हो। बेसिकली क्या, जैसे हमने ऊपर वाली कंडीशन पढ़ी थी कि इन केस अगर आपको कहीं से लाइसेंस या अप्रूवल चाहिए तो बैंक्स को ये इंश्योर कराना है कि उन्हें वो लाइसेंस या अप्रूवल मिल गया हो। सेम वो कंडीशंस को हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं विद रिगार्ड टू द इंपोर्ट ऑफ हेलीकॉप्टर्स एंड एयर एविएशंस। ठीक है। उसके बाद दोनों इंडियन इंपोर्टर एंड ओवरसीज मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की प्रॉपर क्या करनी है, केवाईसी एंड ड्यू डिलिजेंस आपने परफॉर्म करनी है। ठीक है। उसके बाद एडवांस जो पेमेंट करी गई है ये इंश्योर कराना है कि वो एज पर द टर्म्स ऑफ द सेल कॉन्ट्रैक्ट ही करी गई हो। ठीक है। उसके बाद फिजिकल इंपोर्ट ऑफ गुड्स इन इंडिया शुड अकर विद इन 6 months from the date of remittance and importer must provide documentary evidence of import within 15 days after the relevant पीरियड। नॉर्मली ये हम ऑलरेडी डिस्कस करके आए पिछले चैप्टर्स के अंदर कि जिस दिन आपने पेमेंट कर दी, एडवांस पेमेंट करा, एडवांस पेमेंट के 6 महीने के अंदर अंदर क्या हो जाना चाहिए, इंपोर्ट हो जाना चाहिए। एंड अगर वो कैपिटल गुड्स है तो उसके लिए आपको टाइम लिमिट जो प्रोवाइड करी गई है वो 3 साल प्रोवाइड करी गई है। एंड जो भी आपका इंपोर्टर होगा उसकी जिम्मेवारी होगी कि उसको विद इन 15 days आफ्टर द रेलिवेंट पीरियड आपको डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस प्रोवाइड कराने हैं टू द 80 कैटेगरी 1 ब्रांच। ठीक है। उसके बाद इन एनी केस अगर आपने एडवांस रेमिट करा था एंड एयरक्राफ्ट और एविएशन रिलेटेड प्रोडक्ट्स आपने इंपोर्ट नहीं करे हैं तो जो भी आपका बैंक है उसको ये इंश्योर कराना है कि जो आपने एडवांस में पैसा पे करा था वो क्या हो, इंडिया के अंदर रिपार्टिएट करवा लिया जाए। रीजन बीइंग एडवांस करा किस लिए गया था कि आप इंपोर्ट करने वाले हो, अगर इंपोर्ट नहीं हो रहा तो वो सारा का सारा पैसा इंडिया के अंदर आपको वापस मंगवा रहा है। नेक्स्ट आता है गाइडलाइंस विद रिगार्डिंग टू द एडवांस रेमिटेंस ऑफ इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज। ठीक है। तो इसके केस में भी क्या है, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज के केस में भी विदाउट एनी लिमिट क्या करी जा सकती है, एडवांस रेमिट करी जा सकती है, लेकिन उसके रिगार्डिंग कुछ कंडीशंस हैं। कंडीशन में बेसिकली है कि अगर ऐसा कोई एडवांस रेमिट कर रहे हो जिसकी अमाउंट $5 लाख से ऊपर जाने वाली है तो उस केस के अंदर आपको क्या लेनी है, बैंक से गारंटी या काउंटर गारंटी आपको लेनी है। ठीक है। उसके बाद इन केस ऑफ पब्लिक सेक्टर कंपनीज वही है कि अगर 1 लाख से ज्यादा की आपको रेमिटेंस करनी है तो उसके लिए क्या करनी पड़ेगी, आपको अप्रूवल लेनी पड़ेगी। उसके बाद बैंक्स शुड आल्सो फॉलो अप टू इंश्योर दैट द बेनिफिशियरी ऑफ द एडवांस रेमिटेंस फुलफिल हिज ऑब्लिगेशन अंडर द कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट विद द रेमिटर इन इंडिया, फेलिंग विच द अमाउंट शुड बी रिपार्टिएटेड टू इंडिया। उसकी बैंक्स को इंश्योर कराना है कि जिस भी बंदे को एडवांस पेमेंट करी गई थी वो सारी की सारी जो भी कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स उसको फॉलो करे एंड टाइम पे क्या करे, इंपोर्ट को परफॉर्म कर दे। एंड इन केस वो इंपोर्ट ट्रांजेक्शन फेल हो जाती है तो सारा का सारा पैसा जो एडवांस की तरफ पे करा गया था वो इंडिया के अंदर क्या कर लिया जाए, रिपार्टिएट कर लिया जाए। नेक्स्ट हमारे पास आता है विद ऑपरेशनल गाइडलाइन विद रिगार्ड टू द इंटरेस्ट ऑन इंपोर्ट बिल्स। 80 कैटेगरी 1 ब्रांच में अलाउ पेमेंट्स ऑफ इंटरेस्ट ऑन उससेंस बिल्स और ओवर ड्यू इंटरेस्ट फॉर अ पीरियड ऑफ लेस देन 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ शिपमेंट। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। रेट क्या होगा, रेट टाइम टू टाइम पे क्या करा जाएगा, प्रेस्क्राइब करा जाएगा। इन एनी केस अगर आप बिल की क्या कर देते हो, प्री पेमेंट कर देते हो तो आपने ये इंश्योर कराना है कि जो पेमेंट करी गई है उस केस के अंदर जितना इंटरेस्ट प्रोपोर्शनेट बनता था कि आपने सपोज आपका बिल था, आपने एग्रीमेंट कर रखा था लाइक कि हम पेमेंट करेंगे विद इन 1 year। ओके, तो 1 year का आप इंटरेस्ट देते, बट आपने पेमेंट कब कर दी, 9 months के अंदर पेमेंट कर दी। तो बैंक्स को ये इंश्योर करना है कि जब पेमेंट करी जा रही है तो उसके अंदर जो 3 महीने का इंटरेस्ट हो हम क्या कर रहे हो उसके बीच में से लेस से कर रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है दैट इज रिगार्डिंग विद द रेमिटेंसेस अगेंस्ट रिप्लेसमेंट गुड्स। इसमें बेसिकली क्या है कि अगर सपोज आपने इंपोर्ट करा एंड जो गुड्स सप्लाई करी गई या तो वो शॉर्ट सप्लाइड थी, मतलब पूरी क्वांटिटी के अंदर नहीं है, डैमेज थी, शॉर्ट लैंडेड थी या लॉस्ट इन ट्रांजिट थी, किसी भी तरीके का लॉस हो जाता है तो जो भी ओरिजिनल एंडोर्समेंट थी उसको क्या करा जा सकता है, कैंसिल करा जा सकता है अप टू द अमाउंट ऑफ द वैल्यू ऑफ द लॉस्ट गुड्स। एंड उस केस में क्या करी जा सकती है, अगर रिप्लेसमेंट प्रोवाइड करी है कंपनी तो फ्रेश रेमिटेंसेस करने की परमिशन आपको दी जा सकती है। उसमें हमने ये इंश्योर कराना है कि जो भी इंश्योरेंस क्लेम था विद रिगार्डिंग द लॉस्ट गुड्स हैज बीन सेटल्ड इन द फेवर ऑफ द इंपोर्टर एंड इट मे बी इंश्योर्ड दैट द कंसाइनमेंट बीइंग रिप्लेस्ड इट शिप्ड विद इन द वैलिडिटी पीरियड ऑफ द लाइसेंस। तो इसके अंदर बेसिकली क्या, अगर इसको हम देखना चाहें
कि अगर कोई गुड्स शॉर्ट सप्लाई हुई, डैमेज हुई, शॉर्ट लैंड हुई या लॉस इन ट्रांजिट हुई, तो उस केस में जो भी ओरिजिनल एंडोर्समेंट थी या जो भी ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट था जो आपने एडी कैटेगरी वन को प्रोवाइड करवाया था, उसमें से जितना अमाउंट आपका लॉस्ट हो गया उतनी अमाउंट को क्या करा जा सकता है, कैंसिल करा जा सकता है। एंड अगर आपको रिप्लेसमेंट प्रोवाइड करी जा रही है तो उस केस में आपको क्या करना है, फ्रेश रेमिटेंसेस करने की परमिशन दी गई है। उसके बाद हमने एक ये चीज डिस्कस करी थी, जब भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है तो उसके अंदर इंश्योरेंस होता ही होता है। तो एंड जब हमने ये भी डिस्कस करा था कि जब किसी भी गुड्स का लॉस हो जाए तो जिम्मेवारी एडी कैटेगरी वन ब्रांच की है कि ये इंश्योर करे कि उस विद रिगार्ड टू दोस गुड्स इंश्योरेंस क्लेम क्या कर दिया जाए, फाइल कर दिया जाए। वही चीज हमने यहाँ पे डिस्कस करी है। ठीक है, उसके बाद एक ये चीज हमने इंश्योर करवानी है कि जितने पीरियड का आपका लाइसेंस था, हम ये इंश्योर हो कि उसी पीरियड के अंदर अंदर क्या हो, आपको गुड्स की रिप्लेसमेंट भी मिल जाए। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है गारंटी फॉर रिप्लेसमेंट इंपोर्ट। इसमें बेसिकली क्या है कि सपोज गुड्स डैमेज हुई थी या उसके अगेंस्ट आपको क्या करी गई थी, गारंटी प्रोवाइड करी गई थी। ठीक है, इन उस केस में जो एक्सपोर्टर है वो क्या कर रहा है, आपको गारंटी, क्योंकि उसने गारंटी प्रोवाइड करी थी तो आपको क्या कर रहा है, न्यू गुड्स भेज रहा है, बट आपने अभी तक डिफेक्टिव गुड्स वापस नहीं करे हैं। तो उस केस में एडी कैटेगरी वन ब्रांच ये गारंटी इशू कर सकती हैं कि जो भी बंदे की डिफेक्टिव गुड्स थी वो क्या कर दी जाएंगी, उसको रिटर्न कर दी जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है रिगार्डिंग टू द इंपोर्ट ऑफ इक्विपमेंट बाय द बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग कंपनीज फॉर देयर ओवरसीज साइट्स। बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग कंपनीज बेसिकली वो कंपनीज होती हैं जो किसी भी प्रोसेस को जैसे सब आउटसोर्स करके उनको परफॉर्म करती हैं। फॉर एग्जाम्पल सपोज एक कंपनी है, वो क्या चाहती है, लेट इट बी लाइक, हमें माइक्रोसॉफ्ट की एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट का बेसिकली जो मेन प्रोडक्ट्स हैं वो क्या हो जाता है, लाइक विंडोज हो गया, ठीक है, ऑफिस हो गया, एटसेट्रा। ठीक है, तो उस केस में क्या है, इनको क्या आ सकती है, कस्टमर कंप्लेंट आ सकती है। ठीक है, इनके पास अब क्या है, दो ऑप्शंस होती हैं कि ये क्या करे। एक तो क्या करे, अपने पास इन हाउस खोल ले। इन हाउस मतलब खुद ही बंदे हायर करे, खुद उनको ट्रेन करे, खुद उनको इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करे, सब कुछ खुद करके क्या करे, कस्टमर सर्विसेज प्रोवाइड करे। सेकंड, इनके पास क्या होता है, ये क्या करे, उस चीज को क्या करते हैं, आउटसोर्स कर दे। आउटसोर्स अगर करते हैं तो जिनको आउटसोर्स करते हैं उनको कहा जाता है, इस प्रोसेस को बेसिकली कहा जाता है बीपीओ। ठीक है, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट इस कोर्स में, इस केस में क्या होता है, बीपीओ, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सर। एंड जिस भी पर्सन को या जिस भी एंटिटी को ये चीज आउटसोर्स करी जाती है उसको बोलते हैं बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सी, कि वो क्या करेगी, बिजनेस प्रोसेसेस के फंक्शंस को, ऐसे फंक्शंस को परफॉर्म करेगी। तो इस केस में जो बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सी हुआ कि जिसने क्या करना है, आउटसोर्स की गई फैसिलिटी, आउटसोर्स की गई प्रोसेस को परफॉर्म करना है, तो वो क्या कर सकता है, ओवरसीज के अंदर क्या कर सकता है, अपनी कंपनी सेटअप कर सकता है। तो अगर उसको वहां पे इंपोर्ट करवाने अपने इक्विपमेंट, तो उसके रिगार्डिंग क्या गाइडलाइंस हम वो देखने वाले हैं। So, AD category 1 branch may allow BPO companies in India to make remittances toward the cost of equipment to be imported and installed at their oversights in connection with the setting up of their international calling center। कि अगर कोई इंडियन कंपनी जो BPO है, जो BPO का काम कर रही है, वो क्या करना चाहती है, ओवरसीज के अंदर अपने इंटरनेशनल कॉलिंग सेंटर्स खोलना चाहती है। ठीक है, उसके लिए उसको क्या चाहिए, इक्विपमेंट चाहिए। ठीक है, तो उसको बेसिकली क्या करना है, लाइक अब सपोज एंटिटी है इंडिया की। ठीक है, जो इक्विपमेंट आना है वो चाइना से आना है। ठीक है, सेटअप होना है वो होना है यूएसए के अंदर। ठीक है, तो हमें ये परमिशन है कि आप चाइना से डायरेक्ट यूएसए इंपोर्ट करवाओ एंड उसके अगेंस्ट क्या करी जा सकती है, रेमिटेंस करी जा सकती है। उसी चीज के यहाँ पे डिस्कस करा गया। उसके लिए कंडीशंस क्या है, कंडीशंस बेसिकली क्या है कि आपको जो भी रिक्वायरमेंट नेसेसरी अप्रूवल्स की थी, लाइक फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या कोई भी ऐसी अथॉरिटी जो जिससे आपको परमिशन लेनी पड़े ताकि आप आईसीसी सेटअप कर सको, उसके लिए आप क्या कर चुके हो, अप्रूवल ले चुके हो। उसके बाद बैंक्स को रेमिटेंस अलाउ करनी ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओन जजमेंट अबाउट द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एंड द बोनाफाइड ऑफ द ट्रांजैक्शंस। उसके बाद रेमिटेंस इज मेड डायरेक्टली टू द अकाउंट ऑफ द ओवरसीज सप्लायर, की जो भी रेमिटेंस प्रोवाइड करी जा रही है, इस एग्जांपल में जैसे चाइना से इंपोर्ट आ रहा था तो जो भी चाइना का एक्सपोर्टर होगा डायरेक्ट उसके अकाउंट में पेमेंट जा रही हो। उसके बाद एडी कैटेगरी 1 ब्रांच शुड आल्सो ऑब्टेन अ सर्टिफिकेट एज एविडेंस ऑफ इंपोर्ट फ्रॉम द सीईओ और ऑडिटर ऑफ द इंपोर्ट कंपनी दैट द गुड्स व्हिच रेमिटेंस हैव बीन इंपोर्टेड एंड इज सोल्ड एट द ओवरसीज साइट। ठीक है, नॉर्मली हम क्या कर रहे थे, या तो आप कोई बिल ऑफ एंट्री प्रोवाइड करवा दो या आप सर्टिफिकेट प्रोवाइड करवा दो, बट इस केस में बेसिकली क्या है कि गुड्स कभी इंडिया के अंदर आई ही नहीं है, डायरेक्ट चाइना से यूएसए के अंदर गई हैं, तो बिल ऑफ एंट्री होएगी नहीं इंडिया की। तो उस केस में क्या है, बिल ऑफ एंट्री नहीं बोलेगी क्योंकि इंडिया की बिल ऑफ एंट्री होएगी ही नहीं। तो उस केस में क्या करा, आप हमें एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर दो फ्रॉम द ऑडिटर ऑफ द इंपोर्टर कंपनी और बाय द सीईओ कि जो हमने गुड्स के लिए पैसा पे करा है वो गुड्स हमने क्या कर लिया, इंपोर्ट कर लिए। उसके बेसिस पे भी आप क्या कर सकते हो, पेमेंट की रेमिटेंस कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है रिसिप्ट ऑफ द इंपोर्ट बिल्स ऑफ द डॉक्यूमेंट्स।
हम एक्सपोर्ट वाले चैप्टर में जनरली ये पढ़ के आए थे कि जब भी कोई डॉक्यूमेंट्स होंगे तो वो किसके थ्रू जाएंगे, एडी कैटेगरी 1 ब्रांच के थ्रू ही मूव करेंगे। पर्सन जो भी हमारा एक्सपोर्टर होगा वो क्या करेगा, एडी कैटेगरी 1 ब्रांच को देगा। एडी कैटेगरी 1 ब्रांच जो भी इंपोर्टर कंट्री का उसकी खुद की ब्रांच होगी या जो भी उसका ओवरसीज बैंक होगा उसको फॉरवर्ड करेगा, एंड वहां से क्या करी जाएगी, इंपोर्टर को डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करे जाएंगे। सिमिलरली जब एक इंपोर्टर रिसीव कर रहा होगा डॉक्यूमेंट्स इंडिया का, तो वो भी इसी रूट के थ्रू क्या करेगा, डॉक्यूमेंट्स को रिसीव करेगा। सो रिसिप्ट ऑफ इंपोर्ट डॉक्यूमेंट्स बाय द इंपोर्टर डायरेक्टली फ्रॉम द ओवरसीज एम्प्लॉयर्स, इंपोर्ट बिल्स एंड डॉक्यूमेंट शुड बी रिसीव्ड फ्रॉम द बैंकर्स ऑफ द सप्लायर बाय द बैंकर ऑफ द इंपोर्टर इन इंडिया, अदरवाइज एडी कैटेगरी 1 ब्रांच शुड नॉट मेक रेमिटेंसेस वेयर इंपोर्ट बिल्स हैव बीन रिसीव्ड डायरेक्टली बाय द इंपोर्टर फ्रॉम द ओवरसीज सप्लायर्स एक्सेप्ट इन द फॉलोइंग केसेस। कि जो भी हमने नॉर्मल अभी चैनल्स पढ़ा कि जो एक्सपोर्टर होगा वो देगा अपने बैंक को, ठीक है, बैंक देगा अपने ओवरसीज बैंक को, ओवरसीज बैंक किसको देगा, आगे इंपोर्टर को देगा। तो बेसिकली नॉर्मली ये प्रोसीजर फॉलो होना चाहिए, ठीक है। इन केस अगर ये प्रोसीजर फॉलो नहीं हो रहा है तो उस केस के अंदर क्या करी जाएगी, रेमिटेंसेस को अलाउड नहीं करा जाएगा। बट कुछ इसकी एक्सेप्शन है कि इन केसेस के अंदर अगर डॉक्यूमेंट डायरेक्टली भी रिसीव करे जाते हैं बाय द एक्सपोर्टर बाय द इंपोर्टर फ्रॉम द इंपोर्टर, तो उस केस में भी रेमिटेंसेस अलाउ करी जाएंगी। तो उसकी कुछ कंडीशंस क्या है कि आप उस केस के अंदर जो आपका इंपोर्ट की वैल्यू है वो मैक्सिमम कितनी हो सकती है, यूएसडी 3 लाख डॉलर्स हो सकती है। या जो इंपोर्ट बिल्स हैं वो किसके द्वारा रिसीव किए गए हैं, होली ओन्ड इंडियन सब्सिडरी ऑफ द फॉरेन कंपनीज की, फॉरेन कंपनीज की इंडिया के अंदर होली ओन्ड सब्सिडरी है, वो अपनी डायरेक्ट सब्सिडरी को क्या भेज रहे हैं, पैसा भेज रहे हैं। उसके बाद जो इंपोर्ट बिल रिसीव करे गए हैं, इट इज रिसीव्ड बाय द स्टेटस होल्डर एक्सपोर्टर्स और 100% EOUs इन द SEZs और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स एंड द लिमिटेड कंपनीज। तो उस केस में भी ये डायरेक्ट क्या करी गई है, डायरेक्ट हम सप्लायर से बिल रिसीव कर सकते हैं, डायरेक्ट डॉक्यूमेंट्स रिसीव कर सकते हैं। उसके अलावा अगर इंपोर्ट बिल्स रिसीव करे गए हैं और बाय द ऑल लिमिटेड कंपनीज, ऑल लिमिटेड कंपनीज में कौन कौन आता है, पब्लिक लिमिटेड कंपनीज, डीम्ड पब्लिक लिमिटेड कंपनीज एंड प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज। तो बेसिकली अगर ये चार चीजें हैं, ठीक है, अगर इन चारों केसेस के अंदर क्या करा जा सकता है, डॉक्यूमेंट डायरेक्ट सप्लायर इंपोर्टर को भेज सकते हैं एंड उस केस में भी रेमिटेंसेस अलाउ करी जा सकती हैं। इन चार केसेस के अलावा अगर डायरेक्ट डॉक्यूमेंट्स रिसीव करे जाते हैं उस केस के अंदर किसी भी तरीके से रेमिटेंस को अलाउ नहीं करा जाएगा, ठीक है। उसके बाद रिसिप्ट ऑफ द इंपोर्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स बाय द इंपोर्टर डायरेक्टली फ्रॉम द ओवरसीज सप्लायर इन केस ऑफ स्पेसिफाइड सेक्टर्स एज अ सेक्टर मेजर्स, ठीक है। बेसिकली इसके अंदर क्या कि अगर एक स्पेसिफिक सेक्टर के रिगार्डिंग गाइडलाइंस इस तरह की प्रोवाइड करेगी हैं कि आप क्या कर सकते हो, डॉक्यूमेंट्स को डायरेक्ट रिसीव कर सकते हो, तो उस केस में भी आप क्या कर सकते हैं, रेमिटेंस अलाउ करी जा सकती है, क्योंकि उस केस में क्या करा गया है, आपको डायरेक्ट उस चीज की परमिशन ही दे दी गई है। उसके बाद एटी कैटेगरी 1 ब्रांच आर परमिटेड टू अलाउ रेमिटेंसेस फॉर इंपोर्ट्स बाय द नॉन स्टेटस होल्डर इंपोर्टर्स अप टू द $3 लाख वेयर द इंपोर्टर ऑफ रफ डायमंड्स, रफ प्रेशियस एंड सेमी प्रेशियस स्टोन्स हैव रिसीव्ड द इंपोर्ट बिल्स डायरेक्टली फ्रॉम द ओवरसीज सप्लायर एंड द डॉक्यूमेंट एविडेंस फॉर द इंपोर्ट इज सबमिटेड बाय द इंपोर्टर एट द टाइम ऑफ द रेमिटेंस। कि इन केस ऑफ रफ डायमंड्स अगर वो बंदा चाहे नॉन स्टेटस होल्डर है एंड उसने क्या करा है, ट्रैक डॉक्यूमेंट्स ऑब्टेन करे हैं, बट जब एंड रेमिटेंस का अलाउ कितना है, मैक्सिमम $3 लाख, एंड वो बंदा क्या कर रहा है, रेमिटेंस के टाइम पे डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस प्रोवाइड कर देता है, तो उस केस में रेमिटेंस अलाउ करी जा सकती है। नॉर्मली अलाउ नहीं करी जाएगी, बट अगर वो बंदा नॉन स्टेटस होल्डर है, रेमिटेंस का अमाउंट उसका $3 लाख से कम है एंड वो रफ डायमंड्स की क्या कर रहा है, इंपोर्ट कर रहा है एंड वो डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड कर देता है, तो रेमिटेंस अलाउ करी जा सकती है, ठीक है। उसके बाद जो स्टेटस होल्डर इंपोर्टर्स हैं जो डील कर रहे हैं इन केस ऑफ रफ डायमंड्स, वो भी क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट इंपोर्ट बिल रिसीव कर सकते हैं, बट उसके ऊपर अलग से कुछ कंडीशंस लगाई गई हैं। कंडीशंस क्या क्या हैं कि जो भी इंपोर्ट होगी वो एज पर द FTP होनी चाहिए, ठीक है। बैंक्स जो भी ट्रांजेक्शन है वो बोनाफाइड होनी चाहिए एंड कमर्शियल जजमेंट के बेसिस पे उन चीजों को जज करा जाएगा। एडी कैटेगरी 1 ब्रांच को प्रॉपर KYC और ड्यू डिलिजेंस करनी है एंड अपने आप को सेटिस्फाई करना है ऑन द बिहाफ ऑफ द ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ द इंपोर्टर कस्टमर कि जो ट्रांजेक्शन है वो जेन्युइन है, ट्रांजेक्शंस क्या है, बोनाफाइड है। उसके बाद बिफोर एक्सटेंडिंग द फैसिलिटी दे शुड आल्सो ऑब्टेन अ रिपोर्ट ऑन ईच इंडिविजुअल ओवरसीज सप्लायर फ्रॉम द ओवरसीज बैंकर और रेप्यूटेड ओवरसीज क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, ठीक है। इसको अगर हम एक बार दोबारा देखना चाहें, इन केस ऑफ प्रेशियस मेटल वाला जो बेसिकली केस है उसको बेसिकली हमने दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड करा, ठीक है। दो पार्ट्स के अंदर बेसिकली सबसे अगर हम देखें प्रेशियस मेटल, प्रेशियस स्टोन्स मेटल, ठीक है, इसको दो पार्ट्स में आप डिवाइड कर सकते हो। एक हो सकता है स्टेटस होल्डर, एक हो सकता है नॉन स्टेटस होल्डर। डायरेक्टली कैन रिसीव, ये भी क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली रिसीव कर सकते हैं। इसके ऊपर लिमिट क्या लगाई गई है, USD $3 लाख की,
मैक्सिमम रिसीव कर सकते हो। आपने बेसिकली क्या देखना है कि अपने रेमिटेंस के टाइम पे डॉक्यूमेंट्स क्या करने हैं, प्रोवाइड करा देने हैं। ठीक है, डायरेक्टली रिसीव कर सकते हैं। इसके ऊपर क्या लगाई गई हैं, ये हैं कुछ कंडीशंस लगाई गई हैं। कंडीशंस को हमने ऑलरेडी डिटेल के अंदर डिस्कस कर लिया है। ठीक है, नेक्स्ट, रिसीप्ट ऑफ इम्पोर्ट डॉक्यूमेंट्स बाय द एडी कैटेगरी 1 ब्रांच डायरेक्टली फ्रॉम द ओवरसीज सप्लायर। कि बंदे ने बेसिकली क्या करा, जो हमने अभी ऊपर चैनल पढ़ा था ये वाला, कि एक्सपोर्टर ने क्या किया, अपने बैंक को दिए, बैंक ने अपने ओवरसीज बैंक को दिए और उसने इम्पोर्टर को दिए। तो इस केस में एक्सपोर्टर क्या कर रहा है, इस केस को डायरेक्ट, इसमें ओवरसीज बैंक को क्या कर रहा है, डायरेक्टली डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड कर रहा है। तो उसके रिगार्डिंग क्या गाइडलाइंस है हम उसको देखने वाले हैं। तो उसमें एट द रिक्वेस्ट ऑफ द इम्पोर्टर क्लाइंट्स एडी कैटेगरी 1 ब्रांच में रिसीव बिल्स डायरेक्टली फ्रॉम द ओवरसीज सप्लायर। ठीक है, बट बैंक्स को क्या सेटिस्फाई करना है कि वो ऑन द बेसिस ऑफ ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ द इम्पोर्टर कस्टमर, अगर वो सेटिस्फाइड है तो वो क्या कर सकते हैं, ऑन रिक्वेस्ट ऑफ द इम्पोर्टर क्लाइंट्स जो डॉक्यूमेंट्स वो डायरेक्टली ओवरसीज सप्लायर से रिसीव कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ऐसी फैसिलिटी देने से पहले बैंक्स को क्या करना है, अपने हर इंडिविजुअल ओवर जो भी इंपोर्टर है एंड जो भी एक्सपोर्टर है उसकी क्या लेनी है, रिपोर्ट लेनी है अबाउट द credit about its credit history and about its track record from the overseas bank or from the reputed overseas credit agency। ठीक है, उसके बाद in case however such credit report on the overseas supplier need not to be obtained in the cases where the invoice value does not exceed USD $3 lakh provided the AD category 1 branch is satisfied about the bona fide of the transaction and track record। ठीक है, so basically क्या, तो जो सी वाला पार्ट है कि जब रूट ऐसे फॉलो हो रहा है कि इंपोर्टर क्या, जो एक्सपोर्टर वो क्या कर रहा है, डायरेक्ट अपने ओवरसीज वाले बैंक को डायरेक्ट पैसा भेज रहा है और डायरेक्ट डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड कर रहा है। तो उस केस में किस तरीके से करा जाएगा, तो उस केस के अंदर अगर इंपोर्टर क्लाइंट रिक्वेस्ट करता है तो बिल्स क्या कर, तो डॉक्यूमेंट्स क्या करे जा सकते हैं, डायरेक्ट ओवरसीज सप्लायर से बैंक रिसीव कर सकता है। बट उसको उसको क्या करना है, इंपोर्टर के ट्रैक रिकॉर्ड के रिगार्डिंग अपने आप को सेटिस्फाई करना है कि बंदा क्या कर रहा है, वो जेन्युइन ट्रांजेक्शंस कर रहा है। ठीक है, ऐसी फैसिलिटीज देने से पहले तो क्या करना है, बैंक्स को रिपोर्ट लेनी है अबाउट द ओवरसीज सप्लायर। बट अगर जो रेमिटेंस की अलाउड अमाउंट है वो $3 लाख से कम है तो ऐसी रिपोर्ट लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। बट अगर $3 लाख से उस अमाउंट ज्यादा हो जाती है तो आपको ये क्रेडिट रिपोर्ट क्रेडिट एजेंसी से या ओवरसीज बैंक से आपको रिसीव करनी है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है एविडेंस ऑफ इंपोर्ट। एविडेंस ऑफ इंपोर्ट्स में जैसे हम बार बार एक चीज बोलते हैं कि आपको ये इंश्योर कराना है, ये एविडेंस प्रोवाइड करना है कि जितने अमाउंट के आपने रेमिटेंस करी है उतने अमाउंट का आपने क्या करा है, एक्सपोर्ट करा है। तो उसके रिगार्डिंग जो एविडेंसेस ऑफ इंपोर्ट्स हम उसको डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, उसमें सबसे पहले आता है फिजिकल इंपोर्ट्स। फिजिकल इंपोर्ट्स मतलब ऐसा इंपोर्ट जो इंडिया के अंदर फिजिकली लाया गया हो। बेसिकली गुड्स की इसके अंदर बात करी जा रही है। गुड्स इनपुट गुड्स भी हो सकते हैं और कैपिटल गुड्स भी हो सकते हैं। सो इन केस ऑफ ऑल इंपोर्ट्स वेयर द वैल्यू ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेमिटेड और पेड फॉर इंपोर्ट इनटू इंडिया एक्सीड $1 लाख और इट्स इक्विवेलेंट, इट इज obligatory on the part of the AD category 1 branch through whom the relative remittance was made to ensure that the importer submits। कि अगर रेमिटेंस की अमाउंट $1 लाख से ज्यादा हो जाती है तो एडी कैटेगरी 1 ब्रांच को ये इंश्योर कराना है कि उसमें से कि जो हम भी लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स पढ़ने वाले हैं, जो भी इंपोर्टर है एटलीस्ट इनमें से एक ना एक डॉक्यूमेंट्स को प्रोवाइड करे ताकि ये इंश्योर करवाया जा सके कि जितने अमाउंट की रेमिटेंस करी गई थी उतने अमाउंट का क्या करा गया है, इंपोर्ट करा गया है। तो वो डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लिए जा सकते हैं, सबसे पहले तो बिल ऑफ एंट्री ली जा सकती है। ठीक है, उसके बाद बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजप्शन। बिल ऑफ एंट्री भी बेसिकली दो तरह की होती है, बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजप्शन एंड बिल ऑफ एंट्री ऑफ फेयर हाउसिंग। तो दोनों तरीके की बिल ऑफ एंट्री क्या करी जा सकती है, उनसे रिसीव करी जा सकती है। इन केस अगर पोस्ट और कुरियर बिल ऑफ कुरियर के थ्रू माल आया तो उस केस में पोस्टल बिल ऑफ पोस्टल अप्रोजल फॉर्म, कुरियर बिल ऑफ एंट्री या उस रिगार्डिंग उसकी तरह ही कोई भी डॉक्यूमेंट भी क्या करा जा सकता है, रिसीव करा जा सकता है, जिससे ये एविडेंटली प्रूव हो जाए कि जो एक्चुअली गुड्स हैं वो एक्चुअली इंडिया के अंदर क्या करी गई हैं, इंपोर्ट करी गई हैं। ठीक है, उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, एक्सबॉन्ड बिल ऑफ एंट्री या बिल ऑफ एंट्री इशूड बाय द कस्टम अथॉरिटी और बाय एनी अदर सिमिलर नोमेनक्लेचर फॉर गुड्स इंपोर्टेड इन इंडिया भी क्या करी जा सकती है, रिसीव करी जा सकती है। ठीक है, उसके बाद अगर इंपोर्ट करे गए हैं ऑन डॉक्यूमेंट्स अगेंस्ट एक्सेप्टेंस बेसिस, जिसको डीए बेसिस बोलते हैं, इसमें बेसिकली क्या होता है कि जिस दिन शिपमेंट आपको रिसीव होगी डॉक्यूमेंट्स भी उसको उसी दिन आपको रिसीव होंगे। तो उस केस के अंदर कैसे करना है, बैंक शुड इंसिस्ट ऑन प्रोटेक्शन ऑफ एविडेंस ऑफ इंपोर्ट एट द टाइम ऑफ इफेक्टिंग रेमिटेंस ऑफ द इंपोर्ट बिल। कि क्योंकि आपके पास डॉक्यूमेंट्स कब आने हैं, जब आपके पास शिपमेंट आनी है, तो उसके रिगार्डिंग जब आप क्या करोगे, रेमिटेंस दोगे तो तभी आपको क्या करने हैं, डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करने हैं कि इसके ये इंपोर्ट हुआ था, उसके रिगार्डिंग ये डॉक्यूमेंट्स है, इसके अगेंस्ट हम पैसा पे करना चाहते हो, वो आपको डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड कर देने हैं।
इन केस वो पर्सन क्या है, ड्यू टू एनी जेन्युइन रीजन लाइक नॉन अराइवल ऑफ कंसाइनमेंट, डिले इन डिलीवरी एटसेट्रा, आपको डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है, बट बैंक्स क्या है, बैंक्स अगर सेटिस्फाइड है कि ये रिक्वेस्ट एक्चुअली जेन्युइन है, तो उसको क्या करा जा सकता है, रीजनेबल टाइम अलाउ करा जा सकता है। बट रीजनेबल टाइम आप मैक्सिमम कितना अलाउ कर सकते हो, मैक्सिमम 3 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ द रेमिटेंस, कि जिस दिन आपने रेमिटेंस करी है उसके मैक्सिमम 3 महीने के अंदर अंदर आपको क्या कर देने हैं, इंपोर्ट के एविडेंसेस प्रोवाइड कर देने हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है एविडेंस ऑफ इंपोर्ट इन ल्यू ऑफ बिल ऑफ एंट्री। इन ल्यू ऑफ बिल ऑफ एंट्री मतलब बिल ऑफ एंट्री की जगह आप क्या क्या ले सकते हो, तो बैंक्स में एक्सेप्ट इन ल्यू ऑफ एक्सचेंज कंट्रोल कॉपी ऑफ बिल ऑफ एंट्री फॉर एग्जम्पशन a certificate from the chief executive officer or the auditor of the company that the goods for which remittances was made have actually been imported। कि इन केस आप बिल ऑफ एंट्री आपको नहीं प्रोवाइड करी गई है, तो आप क्या कर सकते हो, सीईओ से या ऑडिटर ऑफ कंपनी से डिक्लेरेशन भी ले सकते हो कि एक्चुअली गुड्स का इंपोर्ट हुआ है। बट उसके अंदर 2 कंडीशन है। 2 कंडीशंस क्या क्या हैं, सबसे पहले तो द अमाउंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेमिटेंस इज लेस देन USD $1 million। सेकंड, द इंपोर्टर इज अ कंपनी लिस्टेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया एंड हुज नेट वर्थ इज नॉट लेस देन 100 crores एज ऑन द डेट ऑफ इट्स लास्ट ऑडिटेड बैलेंस शीट, और द इंपोर्टर इज अ पब्लिक सेक्टर कंपनी और अंडरटेकिंग ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और इट्स डिपार्टमेंट। तो बेसिकली इसके अंदर क्या है, इसको अगर हम चार्ट से समझें ठीक है, इसको एक बार साथ वाला ही पढ़ लेते हैं, दोनों इकट्ठे समझ लेंगे। द बफ फैसिलिटी में ऑल्सो बी प्रोवाइडेड टू द ऑटोनोमस बॉडीज लाइक साइंटिफिक बॉडीज, एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस एटसेट्रा, जिनके अकाउंट्स बेसिकली कौन ऑडिट कर रहा है, कैग ऑडिट कर रहा है। ठीक है, अगर कैग ऑडिट कर रहा है तो आप कैग से क्या कर सकते हो, डायरेक्ट डिक्लेरेशन ले सकते हो। ठीक है, बेसिकली हमने क्या देखा, आपने मेनली क्या लेनी है, सबसे पहले तो बिल ऑफ एंट्री। इन केस बिल ऑफ एंट्री आपको नहीं प्रोवाइड करी गई तो इन ल्यू आप क्या ले सकते हो, सर्टिफिकेट, या आप उसको क्या बोलोगे, काइंड ऑफ डिक्लेरेशन फ्रॉम हुम, फ्रॉम द सीईओ, और सीईओ से ले सकते हो और द ऑडिटर से आप ले सकते हो कि गुड्स क्या करी गई हैं, एक्चुअली इंडिया के अंदर इंपोर्ट करी गई हैं। ठीक है, इसके अंदर आगे हमारे पास क्या है, 2 कंडीशंस लगाई गई हैं। 2 कंडीशन में सबसे पहले क्या आ जाता है कि जो $1 million तक की आपकी क्या होनी चाहिए, रेमिटेंस होनी चाहिए। सेकंड, जो कंपनी है उनकी हमारे ऊपर कैटेगरी बांट दी गई है, कैटेगरी क्या, लिस्टेड कंपनी। ठीक है, लिस्टेड कंपनी जिसकी नेटवर्थ कितनी होनी चाहिए, 100 करोड़ होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद लिस्टेड कंपनी विद नेटवर्थ 100 करोड़, और पब्लिक, इसको पब्लिक कंपनी ना बोल के हम लिखेंगे गवर्नमेंट कंपनी। ठीक है, तो ये आपके ऊपर कंडीशन लगा दी गई है कि बिल ऑफ एंट्री की जगह आप क्या ले सकते हो, सर्टिफिकेट डिक्लेरेशन फ्रॉम द सीईओ और द ऑडिटर दैट द गुड्स हैव एक्चुअली बीन इंपोर्टेड इन इंडिया। उसके ऊपर 2 कंडीशन है कि आप के जो अमाउंट है वो कितना होना चाहिए, $1 million से ज्यादा नहीं होना चाहिए। एंड जो भी कंट्रीज आप जो भी कंपनीज आप डिक्लेरेशन ले रहे हो वो कंपनीज कौन हो सकते हैं, लिस्टेड कंपनी जिनकी नेटवर्थ कितनी है, 100 करोड़, या क्या है वो गवर्नमेंट कंपनीज। ठीक है, और बाकी एक केस है कि इंस्टीट्यूशंस वगैरह लाइक IITs या इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एटसेट्रा को भी ये परमिशन प्रोवाइड करी जा सकती है, जिनके अकाउंट्स कौन ऑडिट कर रहा है, कैग ऑडिट कर रहा है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। अगर वो ऑडिट कर रहा है तो उनसे आप क्या ले सकते हो, डिक्लेरेशन ले सकते हैं। ठीक है, अगली बात आती है नॉन फिजिकल इंपोर्ट्स। नॉन फिजिकल इंपोर्ट्स का बेसिकली मतलब जब गुड्स नहीं आ रहे हैं, कोई आप सर्विसेज ले रहे हो, लाइक आप क्या ले रहे हो, सॉफ्टवेयर आपने इंटरनेट से मंगा लिया, डाटाकॉम चैनल से मंगा लिया, और ड्राइंग और डिजाइन डायरेक्ट आपको ईमेल्स पे आ गए, तो उस केस में आप क्या ले सकते हो, सर्टिफिकेट फ्रॉम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट दैट द थिंग द इंपोर्ट हैज एक्चुअली बीन मेड, की सर्विस एक्चुअली दी गई है। ठीक है, उसके बाद AD category 1 branch should also advise importers to keep custom authorities informed of the imports made by them under this clause। तो बेसिकली 2 पार्ट्स में हमने देखा, फिजिकल इंपोर्ट्स और नॉन फिजिकल इंपोर्ट्स। फिजिकल इंपोर्ट जहां गुड्स एक्चुअली आ रही हैं उस केस में तो बिल ऑफ एंट्री वगैरह चीजें फाइल होती है तो आप वो प्रोवाइड करा दो। बिल ऑफ एंट्री नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं, हमको डिक्लेरेशन दे दो। इन केस सॉफ्टवेयर इंपोर्ट्स हो रहे हैं तो उस केस में क्या करो, आप हमें चार्टर्ड अकाउंटेंट सर्टिफिकेट लेके दे दो कि एक्चुअली इंपोर्ट हुआ है, एंड आपने जो इंपोर्ट करा है उस इंपोर्ट के बारे में किसको बताओ, कस्टम अथॉरिटीज को भी बताओ कि हमने इस अमाउंट का इंपोर्ट करा है फ्रॉम दिस कंट्री रिगार्डिंग दिस सॉफ्टवेयर या दिस सर्विस। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है इश्यू ऑफ एक्नॉलेजमेंट। इश्यू ऑफ एक्नॉलेजमेंट में बेसिकली क्या है कि जब आपको एविडेंस प्रोवाइड करवाया जाएगा तो बैंक को क्या करना है, एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट इशू करनी है कि आपने ये डॉक्यूमेंट हमें प्रोवाइड कराया था। ठीक है, हमने ये डॉक्यूमेंट हमने आपसे एक्चुअली क्या कर लिया है, रिसीव कर लिया है। ठीक है, उसको बेसिकली हम जब जनरल भाषा में बोलते हैं तो आपको क्या करना है, जब आपको डॉक्यूमेंट प्रोवाइड कराया जाएगा तो आपको उसको रिसीविंग देनी है।
कि आपको एक्चुअली वो क्या करा गया है, डॉक्यूमेंट्स रिसीव हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है वेरिफिकेशन एंड प्रिजर्वेशन। उसमें बेसिकली क्या है, जो भी बैंक के इंटरनल ऑडिटर्स या इंस्पेक्टर्स होंगे, चाहे ऑडिटर्स होंगे, चाहे वो इंटरनल हो चाहे एक्सटर्नल हो, क्या कर सकते हैं, जो भी आपको डॉक्यूमेंट एविडेंस प्रोवाइड करे गए हैं उनका वेरिफिकेशन कर सकते हैं। उनका वेरिफिकेशन एक्चुअली उन्हें करना चाहिए ताकि जो भी ट्रांजेक्शन है उनको वेरीफाई करा जा सके। ठीक है, उसके बाद जो भी डॉक्यूमेंट एविडेंसेस इंपोर्ट इन इंडिया, बेसिकली इंडिया के अंदर इंपोर्ट हुआ है, उसके हमने कुछ डॉक्यूमेंट्स रिसीव करे थे। तो जो भी आपको वो डॉक्यूमेंट रिसीव हुए हैं, तो आपको क्या करने हैं, फ्रॉम द डेट ऑफ वेरिफिकेशन से 1 साल तक आपको अपने पास प्रिजर्व करके रखने हैं। उसके बाद आपको उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हो। बट इन केस वो डॉक्यूमेंट्स जो आपने रिसीव करे हैं, ठीक है, उसके ऊपर क्या चल रही है, इन्वेस्टिगेशन चल रही है, तो विदाउट द परमिशन ऑफ दैट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी इन डॉक्यूमेंट्स को डिस्ट्रॉय नहीं करा जा सकता। सो बेसिकली क्या कि आपने जो डॉक्यूमेंट्स लिए थे उनको आपने प्रिजर्व करके रखना है अप टू द 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन कौन करेगा, इंटरनल इंस्पेक्टर और एक्सटर्नल ऑडिटर्स या इंटरनल ऑडिटर्स। ठीक है, बट अगर वो डॉक्यूमेंट रिसीव्ड हुए रिगार्डिंग द केसेस जिनके ऊपर क्या चल रही है, किसी भी तरीके से इन्वेस्टिगेशन चल रही है, तो विदाउट द परमिशन ऑफ द इन्वेस्टिगेशन एजेंसी कंसर्न उस डॉक्यूमेंट्स को डिस्ट्रॉय नहीं करा जा सकता। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है फॉलो अप फॉर इंपोर्ट एविडेंस। फॉलो अप फॉर इंपोर्ट एविडेंस में बेसिकली हमने ऊपर देखा जिस दिन रेमिटेंस हुई, रेमिटेंस के 6 महीने के अंदर अंदर हमारे पास पैसा आ जाना चाहिए। ठीक है, इन केस अगर आपका रेमिटेंस है जो USD $1 लाख से ज्यादा है एंड 3 महीने बीत चुके हैं, अभी तक आपके पास डॉक्यूमेंट एविडेंस नहीं है, तो अगले 3 महीने तक आपको क्या करना है, रिग्रेसली उसके ऊपर फॉलोअप लेना है, मतलब बढ़ चढ़ के फॉलोअप लेना है, ताकि क्या करा जा सके अगले 3 महीने के अंदर अंदर, या कि जो कि आपकी 6 महीने की लिमिट है उसके अंदर अंदर आपको डॉक्यूमेंट सारे मिल जाए। ठीक है, उसके बाद AD कैटेगरी ब्रांच शुड आल्सो सबमिट अ स्टेटमेंट ऑन हाफ ईयरली बेसिस एट द एंड ऑफ जून और दिसंबर ऑफ एवरी ईयर इन फॉर्म BEF, जिसके अंदर आपको ये डिटेल्स देनी है कि ऐसी कौन सी ट्रांजेक्शन थी जिनकी अमाउंट क्या थी, USD $1 लाख से ज्यादा थी, एंड उन केस के अंदर डिफॉल्ट हुआ। डिफॉल्ट किसका, कि जो भी डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस थे वो आपको प्रोवाइड नहीं करे गए हैं विद इन द 6 मंथ्स की। नॉर्मल प्रोविजन क्या है कि 6 महीने के अंदर अंदर आपको डॉक्यूमेंट्स देने हैं। इन केस 6 महीने के अंदर डॉक्यूमेंट्स आपको नहीं प्रोवाइड करे गए एंड उस ट्रांजेक्शन की अमाउंट USD $1 लाख से ज्यादा है, तो उसको आपको क्या कर देनी है, उसकी आपको रिपोर्टिंग करनी है। रिपोर्टिंग करनी किसमें, फॉर्म BEF में करनी है ऑन द हाफ ईयरली बेसिस। ठीक है, करनी कहां पे है, ऑनलाइन एक्सटेंसिबल बिजनेस रिपोर्टिंग लैंग्वेज दैट इज XBRL सिस्टम के अंदर ऑन बैंक वाइड बेसिस आपको क्या करनी है, उस चीज की रिपोर्टिंग करनी है। इसकी रिपोर्टिंग पहले ब्रांच वाइज होती थी, बट अब इसको चेंज करके क्या कर दिया, बैंक वाइड कर दिया गया है, कि बेसिकली एक बैंक की आप पूरे बैंक की क्या करोगे, आप उसकी रिपोर्टिंग करोगे। ठीक है, उसके बाद रिपोर्टिंग आपको कब तक करनी है, बेसिस आपका क्या है, हर जून और हर दिसंबर के एंड पे करनी है विद इन द 15 डेज फ्रॉम द क्लोज ऑफ द हाफ ईयर टू विच द स्टेटमेंट्स रिलीज, कि जो भी आपका हाफ ईयर खत्म हो जाएगा, खत्म होने के 15 दिन के अंदर अंदर आपको बेसिकली क्या कर देनी है, उस चीज की रिपोर्टिंग कर देनी है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है AD कैटेगरी ब्रांच नीड नॉट टू फॉलो अप सबमिशन ऑफ एविडेंस ऑफ द इंपोर्ट इन्वॉल्विंग अमाउंट ऑफ USD $1 लाख, कि अगर तो $1 लाख से ज्यादा की अमाउंट है तो आपको रिगुलरली फॉलो अप करना है। इन केस आपकी जो अमाउंट है वो $1 लाख से ज्यादा है एंड अगर आप सेटिस्फाई हो कि ट्रांजेक्शन जेन्युइन और बोनाफाइड है, तो उस केस में फॉलो अप करने की किसी भी तरीके से आपके ऊपर रिक्वायरमेंट नहीं आती। ठीक है, बाकी अगर आप $1 लाख से ज्यादा चले जाते हो तो आपको क्या करनी है, रिगुलरली फॉलो अप करना है। ठीक है, तो these were some ऑपरेशनल गाइडलाइंस। इसके आगे वाली ऑपरेशनल गाइडलाइंस हम अगले लेक्चर में देखेंगे। आज के लिए इतना ही, बाय बाय। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो जल्दी से इस वीडियो को रेट कर दीजिए आउट ऑफ 10। उसके साथ साथ आप जल्दी से हमारे क्लासेस के अंदर एनरोल कर लीजिए, क्योंकि इस कोर्स के अंदर आपको इसी अमेजिंग क्वालिटी के साथ वीडियोस मिलने वाली है, ताकि आप अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करके पहली बार में ही अपने एग्जाम को क्लियर कर सकें। उसके साथ साथ हमारी कुछ मोबाइल एप्लीकेशन जो कि एंड्रॉइड यूजर्स के लिए IBF लर्निंग सेंटर के नाम से अवेलेबल है एंड आप उनको डाउनलोड कर सकते हैं। एंड फॉर iOS यूजर आप माई इंस्टीट्यूट ऐप डाउनलोड करके वहां ऑर्गेनाइजेशनल कोड GEGKT यूज करके हमारे इन क्लासेस के अंदर एनरोल कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप हमारे चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। चैनल को ज्वाइन करने के लिए आपको व्हाट्सएप टेक्स्ट भेजना है ऑन द नंबर 9646900030 एंड आपके साथ सारे लिंक्स एंड PDF शेयर कर दिए जाएंगे। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले सेशन में, बाय बाय।